हेलो एंड वेलकम टू अदिति थीमेटिक क्लासेस। आज हम क्लास 9th के सोशलिज्म इन यूरोप द रशियन रेवोल्यूशन ये करने जा रहे हैं। और ये हिस्ट्री का चैप्टर है सोशलिज्म। चैप्टर 2 है ये। फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन है, सेकंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप है एंड द रशियन रेवोल्यूशन, थर्ड नाजिज्म है। सो ऑलरेडी मैंने नाजिज्म अपलोड कर रखे हैं। सो अगर आपको देखना है तो वीडियो देख सकते हो। आज हम शुरू कर रहे हैं सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है। सो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन, और कमेंट भी ज़रूर करें। सो नाउ लेट अस बिगिन द चैप्टर द एज ऑफ सोशल चेंजेस। एज ऑफ सोशल चेंज। देखो क्या है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किस तरह का सोसाइटी में चेंजेज आए थे दैट माइट हैव लेड टू दिस रेवोल्यूशन। सो इन द प्रीवियस चैप्टर यू रेड अबाउट द पावरफुल आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी दैट सर्कुलेटेड इन यूरोप आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था और उसके बाद बहुत सारे चेंजेज आए थे, उसी को हम फ्रेंच रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो ये चेंजेस जो थे, द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग ए ड्रामेटिक चेंजेज इन द वे इन विच सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर। देखो पहले जो सोसाइटी, आपको पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने जब पढ़ा था तो उसमें देखा था कि सोसाइटी जो था वो 3 पार्ट में बटा हुआ था, 3 स्टेट्स में थे। जैसे कि 18th सेंचुरी सोसाइटी वाज ब्रॉडली डिवाइड इनटू स्टेट्स एंड ऑर्डर्स एंड इट वाज द अरिस्टोक्रेसी एंड चर्च विच कंट्रोल इकोनॉमिक एंड सोशल पावर। तो जो 3 स्टेट्स में बटे हुए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन में पहले, उसमें सबसे पावरफुल स्टेट जो था वो चर्च था एंड नोबेल्टी था, अरिस्टोक्रेसी था, और इन लोग सारे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर यही इनके पास था। सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन इट सीम्स पॉसिबल टू चेंज दिस। लेकिन बाद में रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद ये सारी चीज़ चेंज होना शुरू होने लगा। इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, न्यू आइडिया अबाउट इंडिविजुअल राइट एंड हु कंट्रोल सोशल पावर बिगिन टू बी डिस्कस। बाद में अब क्या था कि पहले जो सोसाइटी में पावर जो था वो अरिस्टोक्रेट्स के पास था। अरिस्टोक्रेट्स मतलब रूलिंग क्लास जो होते हैं उनके पास था और चर्च के पास था। लेकिन अब जो था ये पावर धीरे धीरे कॉमन मैन के पास आने लगा था, क्योंकि उनको राइट मिलने लगा था, उनको वोटिंग राइट मिलना शुरू हो गया था। और भी बहुत सारे प्रिविलेज जो थे पहले अरिस्टोक्रेसी और चर्च के लोग एंजॉय करते थे वो उनसे छीन लिया गया। एंड फाइनली कॉमन मैन ऑल्सो स्टार्टेड टेकिंग पार्ट इन द गवर्नमेंट फॉर्मेशन एंड ऑल। सो ये सब चीज़ चेंजेस आना शुरू हो गया था। जैसे इंडिया में राजा राम मोहन राय और दरोजिया talked of the significance of French Revolution and many other debated the idea of post revolutionary Europe। कि बहुत सारे लोग इंडिया में भी, जैसे कि ये 2 नाम हैं पूछ सकते हैं, देरोजिया हो गए या राजा राम मोहन राय, इन लोग चाहते थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसा चेंजेस इंडिया में भी आना चाहिए। इंडिया में भी लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए। द डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज इन टर्न रीशेप दिस आइडिया ऑफ सोसाइटल चेंज। और आपको पता है कि इंडिया में या बहुत सारे ऐसे कॉलोनीज़ थे इम्पीरियल पावर के, ब्रिटेन, फ्रांस के, यूएसए, इनफैक्ट जर्मनी, इटली के। तो ये सारे जो इनके कॉलोनीज़ थे वो सारे धीरे धीरे फ्री होना शुरू हो गया। और ये आइडिया जो थे फ्रेंच रेवोल्यूशन का वहाँ पहुँचने लगा। वहाँ पे भी जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेस्ड अपॉन द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी दैट वी बोरोड फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो उसी तरह से बहुत सारे कंट्री ने इन सारी चीज़ को बोरो किया था। ठीक है। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है। नॉट एवरी वन इन यूरोप हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। देखो हालांकि जो रशिया में ये आपका फ्रांस में जो रेवोल्यूशन आया था उसके बाद बहुत सारे चेंज आना शुरू हो गया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि हर एवरीबॉडी वांटेड चेंज इन द सोसाइटी। रिस्पॉन्स वेरीड फ्रॉम दोज हु accepted that some changes were necessary but wished for a gradual shift to those who wanted to reconstruct society radically। देखो यहाँ पे हम दो सोच की, व्यूज़ की बात कर रहे हैं। एक तो चाहते थे कि हाँ चलो अब ज़रूरी है हमें समाज में चेंज लाना, क्योंकि लोग जो हैं बिना चेंज के दे आर नॉट गोइंग टू रेस्ट इन पीस, या दे आर नॉट गोइंग टू कीप क्वाइट। They will keep on revolting if whatever they are demanding is not to some extent fulfilled। और
लेकिन वो चाहते थे कि जो जो चेंज हो जो धीरे धीरे हो। सो ऐसे सोच के लोगों को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव्स। क्या बोलते हैं इसको? कंजर्वेटिव। यानी कि ऐसे लोग जो कि चाहते हैं चेंज हो, थोड़ा लिटिल बिट चेंज दे वांटेड, दे वर इन सपोर्ट ऑफ लिटिल बिट चेंज। और दूसरा चीज़ था कि ये चेंज जो है धीरे धीरे हो, ठीक है। और दूसरा जो था रेडिकल सोसाइटी था, जो चाहते थे कि चेंज जो है वो ज़्यादा फास्ट रेट में हो। सम वर कंजर्वेटिव, जिसे मैंने बताया ऊपर वाला जो था, जो धीरे धीरे चेंज को सपोर्ट करते थे, या वो चाहते थे चेंज हो लेकिन बहुत कम हो, ग्रेजुअल चेंज हो, धीरे धीरे चेंज हो या थोड़ा चेंज हो, ऐसे लोगों को कंजर्वेटिव बोलते हैं। एंड अदर्स वर लिबरल एंड रेडिकल, और जो चाहते हैं सोसाइटी में नहीं पुराना सिस्टम ना रहे और नया सिस्टम आए, ऐसे लोगों को हम लिबरल्स या रेडिकल्स के नाम जानते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमें हमें कुछ सोच डेवलप किया, थिंकिंग जो है, अलग अलग ग्रुप थे। कुछ ग्रुप जो थे कंजर्वेटिव थे, कुछ ग्रुप जो थे लिबरल थे, कुछ ग्रुप जो थे रेडिकल थे। तो इनका अलग अलग व्यूज़ था। देखो फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था और उससे पहले वहाँ पे कंजर्वेटिव्स थे, वो लोग जो कि चाहते थे कि पुराना सिस्टम चलता रहे, जो वही 3 स्टेट सिस्टम चलता रहे। अपर 2 स्टेट जो है सारे प्रिविलेज एंजॉय करें, जो लोअर जो 3rd स्टेट के लोग हैं उनको कोई प्रिविलेज ना हो, ओवर बर्डन हो टैक्स एंड अदर थिंग। सो ये कंजर्वेटिव सोच था। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हम देखते हैं कि थोड़ा कंजर्वेटिव में भी सोच अब बदलने लगा। अब वो एक्सेप्ट करने लगे कि हाँ चेंजेस ज़रूरी है और बिना चेंजेस के हम लोगों को साथ नहीं रख सकते हैं। तो बट उनका ये मानना था कि चेंज जो हो धीरे धीरे हो, और सो ये उनका सोच था। लेकिन रेडिकल और लिबरल्स जो थे ये इनका कुछ और सोच था। ये चाहते थे फास्ट चेंज, ये चाहते थे कंप्लीट चेंजेस इन द सोसाइटी, restructuring of society. What did these term really means in the context of time? What separate these strands of politics and what linked them together? कैसे ये सारे अटैच एक दूसरे से, कैसे अलग अलग थे? We must remember that these terms do not mean the same thing in all the context. आज ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लिबरल रेडिकल आज का कंटेक्स्ट में कुछ और मतलब होगा, और जब फ्रेंच रशियन रेवोल्यूशन होता है या फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उस समय उसका मतलब कोई और हो सकता है, ठीक है। सो हम उसको देखते हैं क्या है इसका मतलब। जो मैंने अभी बताया आपको कंजर्वेटिव और रेडिकल से क्या सोचता। वी विल लुक ब्रीफली एट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशन ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी मतलब होता है कि 1800 से लेकर 1899 तक को हम 19th सेंचुरी कहते हैं, ठीक है। ये पीरियड को 19, तो क्या क्या चेंज आया था उस समय, सी हाउ दे इन्फ्लुएंस द चेंजेस, ठीक है। सो देन वी विल फोकस ऑन वन हिस्टोरिकल इवेंट इन विच देयर वाज एन अटेम्प्ट एट द रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। दो थ्रू द रेवोल्यूशन इन रशिया सोशलिज्म बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पावरफुल आइडियाज टू सेव द सोसाइटी इन 20th सेंचुरी। तो ठीक है, अब क्या हुआ कि रशिया में रेवोल्यूशन हुआ, रेवोल्यूशन होने के बाद बहुत ज़्यादा रेडिकल चेंज आया वहाँ पे। देयर वाज रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी इन रशिया। और देन ये जो था आपका मोनार्की वहाँ पर था, जारिश सिस्टम था, उसको हटा के वहाँ पे सोशलिज्म लाया गया। सोशलिज्म क्या होता है, कहाँ से ये सोशलिज्म ओरिजिन हुआ, ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि लिबरल्स रेडिकल्स और कंजर्वेटिव, जो मैंने ऊपर बताया उसी के बारे में हम यहाँ पे करना है। सो पहले देखते हैं लिबरल्स कौन थे या क्या उनका परसेप्शन था अबाउट सोसाइटी के लिए। तो हम लिबरल रेडिकल एंड कंजर्वेटिव्स, ये क्वेश्चन है कि व्हाट डिड लिबरल एस्पायर फॉर और वांटेड टू अचीव। तो लिबरल्स जो थे वो क्या अचीव करना चाहते थे। सो वन ऑफ द ग्रुप विच लुक्ड टू चेंज द सोसाइटी वाज लिबरल्स, ठीक है। सो लिबरल एक ग्रुप था जो कि चाहता था सोसाइटी को चेंज करना है यूरोप में। लिबरल्स वांटेड ए नेशन विच टॉलरेट ऑल रिलीजन, यानी सारे धर्म के लोग इकट्ठे रहें, कोई एक दूसरे में कोई टेंशन नहीं रहे, चाहे वो मेजोरिटी रिलीजन हो या माइनॉरिटी रिलीजन हो, सबको एक साथ मिल के रहें। दैट इज़ वन ऑफ द एस्पिरेशंस ऑफ लिबरल्स। वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट्स यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड in favor of one religion or another. Britain favored Church of England, Austria and Spain favored Catholic Church. तो ऐसा था उस समय कि स्टेट जो था वो किसी एक रिलीजन को फेवर करता था, चाहे वो कैथोलिक हो गया या प्रोटेस्टेंट हो गया, इस तरह का।
दूसरा पॉइंट क्या था, लिबरल क्या था, लिबरल ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूल, यानी कि वो राजा सिस्टम से के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि किंग रूल करे या उसके मरने पर उसका बेटा रूल करे या इस तरह से डायनेस्टिक रूल चलता रहे। थर्ड क्या चाहते थे, दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये चाहते थे कि जो भी लोग हैं उनको कुछ राइट्स मिले और गवर्नमेंट उस राइट को रेस्पेक्ट करे, प्रोटेक्ट करे, और नो बडी इंक्लूडिंग गवर्नमेंट टू ट्राई टू टेक अवे द राइट। राइट मतलब अधिकार जो लोगों को मिलता है, जैसे इंडिया में राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ये सारे कोई भी सप्रेस नहीं कर सकता। उसी तरह से रेडिकल चाहते थे कि लोगों को कुछ राइट्स मिले। फोर्थ पॉइंट क्या है कि दे आर्ग्यूड फॉर द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सब्जेक्टेड टू लॉ इंटरप्रेटेड बाई अ वेल ट्रेन्ड जुडिशरी दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स। देखो यहाँ पे उनका ये मांगना था कि इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो वहाँ पे, और जुडिशरी हो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अगर गवर्नमेंट जो है किसी भी तरह से ओवर यूज करता है, मिस यूज करता है अपने पावर को, तो जुडिशरी मस्ट कंट्रोल दैट। तो ये था कुछ डिमांड रेडिकल्स के। सो मैंने क्या बताया कि सारे धर्म को लोग इक्वली ट्रीट करना चाहते थे। दूसरा वो ये मानते थे कि लिबरल तो कि अनकंट्रोल्ड डायनेस्टिक रूल ना हो, राजा का रूल जो है वहाँ पे ना हो। अगर राजा का रूल है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो, कॉन्स्टिट्यूशनल राजा हो, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से काम करे, ना अपनी मर्जी से काम करे। वो चाहते थे कि लोगों को राइट्स मिले, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो और इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, और इस तरह का उनका डिमांड था। वाई हैव लिबरल्स बीन क्रिटिसाइज, लेकिन एक चीज़ में कमी क्या थी उनमें कि वो डेमोक्रेट्स नहीं थे। क्यों डेमोक्रेट्स नहीं थे? अभी तो हमने ऊपर देखा कि वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन फिर यहाँ हम बोल रहे हैं डेमोक्रेट नहीं थे। सो क्यों नहीं थे? दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब होता है कि हर आदमी को राइट टू वोट देना नहीं चाहते थे, हर एडल्ट को। दिस इज दैट इज द राइट टू एवरी सिटीजन टू वोट। सो दे फेल्ट मेन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट। अब देखो उनका क्या था कि राइट टू वोट शुड नॉट बी गिवन टू एवरीबडी, बट इट शुड बी ओनली गिवन टू मेन, नॉट इवन वुमेन, एंड नॉट ऑल द मेन बट दोज हु हैव प्रॉपर्टी विद देम। ऐसे लोगों को राइट टू वोट मिलना चाहिए। सो ऑन दिस ग्राउंड लिबरल्स हैव बीन क्रिटिसाइज्ड। ठीक है, सो अब देखते हैं रेडिकल्स का क्या सोच था। नेक्स्ट है रेडिकल्स वांटेड ए नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन। यानी कि यहाँ पे मेजोरिटी गवर्नमेंट की बात करते हैं। जैसे मान लो कि वो गवर्नमेंट जो कि दैट इज सपोर्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन। मेनी सपोर्टेड वुमेन सफरेगेट और वुमेन सफरेज या राइट टू वोट टू वुमेन को देना चाहते थे। ये फ़र्क है दोनों में। वहाँ पे जो थे वो सिर्फ राइट टू वोट जो था वो मेन को देना चाहते थे, प्लस उसमें भी प्रॉपर्टी क्लास के लोगों को, जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी हो उनको मिलना चाहिए। यहाँ पे था कि दे वांटेड टू गिव राइट टू वोट टू एवरीबॉडी, और गवर्नमेंट शुड ओनली बी अलाउड टू फॉर्म इफ दे हैव मेजोरिटी ऑफ सपोर्ट। Unlike liberals, they oppose the privilege of great land owners and wealthy factory workers. वहाँ पे था कि प्रॉपर्टी को ज़्यादा अहमियत देते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं था। एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड ऑफ फ्यू। देखो ऐसा नहीं था कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिसलाइक करते थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी हटाना चाहते थे, नहीं, ये चाहते थे प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, लेकिन ऐसा नहीं हो कि कुछ लोगों के पास बहुत प्रॉपर्टी हो। कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड ऑफ फ्यू ऐसा नहीं होना चाहिए। Everybody should have property and there should be equitable distribution of property among the people of the country। तो इस तरह का इनका सोच था। तो ये था कुछ रेडिकल्स के व्हाट रेडिकल्स वांटेड टू अचीव। ठीक है, सो 2-3 पॉइंट है जो आपको करना है यहाँ पे। और कंजर्वेटिव लास्ट जो था कंजर्वेटिव थे। कंजर्वेटिव जो थे ये दोनों को अपोज करते थे, रेडिकल्स को भी और आपका लिबरल्स को भी अपोज करते थे। आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन हाउएवर इवन कंजर्वेटिव हैड ओपन देयर माइंड। लेकिन पहले जो था इन लोग पुराना सिस्टम को चलाना चाहते थे, ओल्ड रेजीम को चलाना चाहते थे, वो सिस्टम को कंटिन्यू करना चाहते थे जो कि बहुत सालों से चला रहा था, जहाँ पे कि सोसाइटी जो था 3 स्टेट में बटा हुआ था। स्टेट मतलब यहाँ पे ESTAT, स्टेट नहीं, ESTAT मतलब जैसे कि पहला जो स्टेट था वो क्लर्जी था, दूसरा नोबेल्टी था और तीसरा कॉमन मैन था। तो इस तरह का सिस्टम चला रहे हैं। इनको ज़्यादा प्रिविलेज था, ज़्यादा वेल्थ था, ज़्यादा सोशल स्टेटस था, ज़्यादा इकोनॉमिक पावर था, और इन लोग जो थे लोअर स्टार्टा थे यहाँ पे। सो लेकिन जब आपको पता है कि
1879 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, 1789 में, ये 1789 में, ठीक है, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद से कंजर्वेटिव को लगने लगा था कि अब हम दोबारा से पहले वाला सिस्टम कम्प्लीटली उसी तरह का सिस्टम इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, तो अब वो चाहते थे कि थोड़ा उसमें चेंज करना चाहिए। Conservative had been gradually opposed to the idea of change. By the 19th century, they accepted some changes was inevitable, but believed that the past had to be respected and change had to be brought through slow process. तो अब ये मांगते थे कि चलो पास्ट को हमें बदलना है, बट धीरे धीरे बदलना है, और दूसरा था कि पास्ट को भी रेस्पेक्ट करना जरूरी है। तो ये दो चीज़ चाहते थे, एंड दे ऑल्सो एक्सेप्टेड चेंज, बट स्लो चेंज की बात करते हैं। तो ये हो गया हमारा कंजर्वेटिव लिबरल साइड और कंजर्वेटिव लिबरल्स और रेडिकल्स के बारे में, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा 1.2 इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। आपको पता था कि वहाँ पे 17वीं सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, और इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद कुछ समाज में बदलाव आया था, सोशल चेंज आया था। तो हम पहले तो देखेंगे व्हाट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड देन हाउ डिड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अफेक्ट द सोसाइटी, और व्हाट चेंजेस टुक प्लेस आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द सोसाइटी। सो these political trends were sign of a new time. It was a time of profound social and economic changes. It was a time when the new cities came up. देखो ये समय था 18th सेंचुरी जहाँ पे कि नए नए शहर बने, इकोनॉमिक चेंज आया, सोसाइटी में चेंज आया, नए न्यू सिटीज वर स्टैब्लिश्ड, न्यू इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप हुआ वर्ल्ड में, जहाँ पे कि इंडस्ट्रीज वगैरह लगाए गए, रेलवे एक्सपैंड हुआ, and the industrial revolution occurred. So all these things took place in the society in 17th and 18th century. So what problem did the industrial revolution create? जब industrial revolution आया, industrial revolution मतलब होता है कि change that took place in the field of industry. पहले क्या होता, सामान जो था हाथों से बनता था, बट नाउ अब मशीन से बनने लगा, और इस बदलाव को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो इसमें क्वेश्चन है व्हाट प्रॉब्लम डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्रिएट एंड व्हाट वर द सॉल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम। तो जो प्रॉब्लम क्रिएट हो उसका क्या सॉल्यूशन था, ठीक है, बाय द लिबरल्स और जो रेडिकल्स ग्रुप थे उन लोग, इस तरह का सोसाइटी डेवलप हुआ, जो हम प्रॉब्लम क्रिएट हुआ इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, उस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए लिबरल्स और रेडिकल ने क्या ओपिनियन या क्या उन्होंने क्या सॉल्यूशन दिया था उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मेन वेमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज। क्या हुआ कि जब इंडस्ट्री लगने लगे शहरों में, तो लोग जो थे गांव से, मेन वेमेन और बच्चे थे, वो शहर आने लगे, क्योंकि उनको लगा कि वहाँ पे उन्हें काम मिलेगा, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। वर्क आवर वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेज वर पुअर। सो और एक तो ये प्रॉब्लम था, चलो ये प्रॉब्लम था कि बहुत ज़्यादा समय तक उनको काम करना पड़ता था, सो दे हैड टू वर्क 13, 14, 15 आवर्स इन ए डे। सो दैट इज़ वन प्रॉब्लम आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। वेजेज जो थे वो बहुत कम थे, जो तनख्वाह मिलता था उनको वो बहुत कम मिलता था, ये दो प्रॉब्लम हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन। इंडस्ट्री लगने के बाद जो लोग बहुत ज़्यादा शहर में आने लगे, तो उतना ज़्यादा जॉब नहीं था शहरों में, तो अनएम्प्लॉयमेंट हमें हो जाता था जब भी ऑफ सीजन होता था। हाउसिंग, और दूसरी बात है लोगों को रहने का घर नहीं था, सैनिटेशन नहीं था, ये सारे प्रॉब्लम भी लोग फेस करते थे। तो रेडिकल्स और लिबरल जो थे इन प्रॉब्लमों को ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्या सुझाव दिया था। देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो फैक्ट्री वर्कर्स हैं जो कि किस तरह कंडीशन में रह रहे हैं, चाहे तो ये इंग्लैंड की बात हो सकता है जर्मनी, स्पेन में, या इवन रशिया में, इस तरह से वर्कर्स का कंडीशन था जो बहुत गरीब कंडीशन में रहते थे। देखो ऑलमोस्ट ऑल द, देखो यहाँ पे क्या है कि ऑलमोस्ट ऑल द इंडस्ट्रीज वर प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल। ज़्यादातर जो इंडस्ट्री थे या फैक्ट्री थे वो किसी ना किसी को होता था, इंडिविजुअली ओन था। लिबरल्स एंड रेडिकल देमसेल्फ वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉय। देखो अब देखो एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि इन्होंने जो व्यू दिया था कि क्या सॉल्यूशन हम वर्कर्स के जो प्रॉब्लम है उसका क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ये लोग थे कौन जिन्होंने सॉल्यूशन दिया था। ये लोग खुद ही इंडस्ट्रीज थे, खुद ही प्रॉपर्टी के मालिक थे। तो वो तो दैट अगर ये खुद ही इंडस्ट्री के मालिक है, तो इन लोग कभी भी लेबर के खिलाफ, लेबर के फेवर में नहीं जाएंगे। अगर लेबर के फेवर में जाएंगे तो इनको नुकसान होगा। सो देखो वो क्या बोल रहे हैं कि हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल वेंचर, दे फेल्ट दैट सच एफर्ट शुड बी एनकरेज्ड, that its benefit would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated। देखो चाहते थे कि लोगों को एजुकेशन मिले, लोग हेल्दी रहें, और इसके लिए गवर्नमेंट को या प्राइवेट सेक्टर को पैसा स्पेंड करना चाहिए स्कूल्स खोलने में, हॉस्पिटल्स खोलने में।
क्यों, क्या इन लोग जो वर्किंग क्लास थे उनके फेवर में एजुकेशन और ये देना चाहते थे? नहीं, उनको लगता था अगर वर्कर्स हेल्दी होंगे तो ज़्यादा काम करेंगे, एजुकेटेड होंगे तो बेटर वे में अपने आप को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, सो उनको इससे उनको भी फायदा होगा, एंड दैट इज द रीजन वाई दे टॉक्ड अबाउट हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ पुअर वर्कर्स. Opposed to the privilege of old aristocracy had by birth, they firmly believed in the value of individual effort. देखो पहले क्या था ना, जब ओल्ड सिस्टम था या कंजर्वेटिव था, स्टेट्स वगैरह 3 स्टेट थे, उस समय जो था जो अरिस्टोक्रेसी थे यानी कि रिच क्लास के लोग थे, उनको बहुत सारे प्रिविलेज मिलते थे बाय बर्थ, और ये उस चीज़ को बिलीव नहीं करते. उनका ये मानना था कि लोगों को प्रिविलेज मिलना चाहिए बेस्ड अपॉन देयर मेरिट. अगर वो सच में मेहनती है, सच में इंटेलेक्चुअल है, सच में मेरिटोरियस है, तो उसे इज्जत या बेटर पोजीशन सोसाइटी में मिलना चाहिए. इसलिए नहीं क्योंकि जस्ट ही बिलोंग टू वेल्दी क्लास ही शुड गेट ऑल द प्रिविलेज. इफ द पुअर कुड लेबर, अगर उनका मानता अगर जो गरीब काम करते हैं, एंड दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रेस्ट्रिक्शन, अगर और पुअर के काम करने से जो कैपिटलिस्ट है, रिच क्लास के लोग हैं, इन फैक्ट्री के मालिक हैं, उन लोग अगर अच्छे से काम लेबरों को यूज़ करके प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बिलीव दैट द सोसाइटी वो डेवलप, तो इनकम बढ़ेगा, सोसाइटी भी डेवलप होगा. मेनी वर्किंग मैन एंड वेमेन हु वांटेड चेंज इन द वर्ल्ड रिलाइड अराउंड लिबरल्स एंड रेडिकल्स ग्रुप्स एंड पार्टीज इन द अर्ली 90s. तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या क्या प्रॉब्लम खड़े हो गए, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिबरल्स और रेडिकल ने किस पॉइंट ऑफ व्यू से दिया. ठीक है. सो सब नेशनलिस्ट, लिबरल्स एंड रेडिकल वांटेड रेवोल्यूशन टू पुट एन एंड टू द काइंड ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश इन यूरोप इन 1815. देखो अब ये हम 1815 में जो था क्या हुआ था, 1815 में नेपोलियन जो था वो डिफीट कर दिया गया था. नेपोलियन वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू. और इस बैटल में हारने के बाद क्योंकि जो नेपोलियन था वो रेडिकल या लिबरल्स को रिप्रेजेंट करता था कुछ हद तक, और वो ही वॉज अपोज टू कंजर्वेटिज्म या किंग राजा सिस्टम, इन सब को अपोज करता था. लेकिन जब नेपोलियन हार जाता है 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में, तो उसके बाद दोबारा से कंजर्वेटिव जो थे रशिया में, जर्मनी में, इटली में, फ्रांस वगैरह में दोबारा से आ जाते हैं, और उस समय जो था फिर से नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू हो जाता है. और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जर्मनी एंड वर्क. सो नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ रेवोल्यूशन दैट वुड क्रिएट नेशन वेयर ऑल द सिटीजन वुड बी ठीक है, ऑल द सिटीजन वुड बी गिवन इक्वल स्टेटस एंड एवरीबडी विल हैव से इन द गवर्नमेंट. तो इस तरह का सोच था उनका. सो हम समझ में आ गया हमें इसके बारे में. सो नेक्स्ट हम देख अब हम देखते हैं कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप. सो यहाँ पर हम देखेंगे सोशलिज्म होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सोशलिज्म, और हाउ डिड इट अफेक्ट द सोसाइटी, ये सब हम देखते हैं. सो परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग विजन ऑफ हाउ सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर व सोशलिज्म. देखो कैसे सोसाइटी होना चाहिए, हमने देखा वहाँ पे पहले कि रेडिकल्स का अपना सोच था सोसाइटी कैसा होना चाहिए, लिबरल्स का अपना सोच था सोसाइटी कैसा होना चाहिए, कंजर्वेटिव का अपना सोच था. लेकिन और एक अलग सोच वाले लोग डेवलप होते हैं वहाँ पे, जिनको हम सोशलिज्म बोलते हैं, और ये सोसाइटी को डिफरेंट वे में ऑर्गेनाइज करना चाहते थे. देखो क्या था, बाय द मिड 19th सेंचुरी मतलब 1850 की बात कर रहे हैं हम, 1850 से लेकर सोशलिज्म वॉज ए वेल नोन बॉडी ऑफ आइडिया दैट अट्रैक्टेड वाइड अटेंशन. धीरे धीरे ये जो सोच है, ये एक आइडिया है जो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ, और बहुत सारे कंट्रीज में इसके गवर्नमेंट बनाए गए 1850 के बाद. हाँ, सो देखो सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी. क्या है, सो इट हैड ए विजन दैट हाउ सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज. और व्हाट वाज द व्यू ऑफ सोशलिस्ट का क्या व्यू था, क्या अचीव करना चाहते थे, ये चाहते थे प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, यानी कोई भी प्राइवेट लोगों के पास ना मिल हो, फैक्ट्री हो, ज़मीन हो, कुछ भी नहीं हो, सब कुछ उनसे ले लो. एंड सो इट एज ए रूट, और उनका मानना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ही सबसे बड़ा कारण है ऑल द सोशल एविल्स का. आज जो है एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वर्कर्स को अच्छे वेजेज नहीं मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कराया जा रहा है, वो सफ़र कर रहे हैं, और मोर ओवर 80% ऑफ पीपल आर वर्किंग क्लास एंड दे आर सफरिंग. सो हाउ कैन सोसाइटी बी ए बेटर सोसाइटी.
तो और इसका सबसे बड़ा कारण है प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो मालिक है वो ज़्यादा काम करवाते हैं, ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, कम पैसा देते, क्यों? उनको प्रॉफिट चाहिए और इसलिए उन लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हटा दो, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी सारा सोशल इविल का कारण है। वाई इंडिविजुअल ओन द प्रॉपर्टी दैट गिव एम्प्लॉयमेंट बट द प्रॉपर्टी वर कंसर्न ओनली विद द पर्सनल गेन एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। ये क्या बोल रहा है कि जो हालांकि जिसके पास ज़मीन होता है, जिसके पास फैक्ट्री होता है, वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो प्रॉपर्टी है या जो लैंड है जिस पे वर्कर्स को यूज़ कर रहे हैं, वो क्या करते हैं यहाँ पे? वो उनको यूज़ करते हैं पर्सनल गेन के लिए, उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा हो इसके लिए, इसलिए नहीं कि उनको नौकरी मिले, उनका जो कंडीशन है बेटर हो। सो इफ द सोसाइटी एज ए होल रादर देन सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल प्रॉपर्टी, more attention would be paid to the collective social interest. Socialists wanted to change this and campaign for this कि वो चाहते थे क्या कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हटा दो और सारा जो प्रॉपर्टी है वो सोसाइटी कंट्रोल करें और जो भी बेनिफिट हो रहा है वो सब में बटे और इस तरह से एवरीबडी गेट द बेनिफिट ऑफ द रिसोर्सेज एंड प्रॉपर्टी दैट इज देयर इन द सोसाइटी। ठीक है, सो ये था सोशलिस्ट सोच। अब देखो, हाउ कुड द सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट? ठीक है, व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ द सोशलिस्ट सोसाइटी? सोशलिस्ट सोसाइटी क्या लाना चाहता? तो इससे पहले हम ये देखेंगे कि कुछ सोशलिस्ट थे, उनका क्या डिफरेंट सोच था दैट फाइनली लेड टू सोशलिज्म। उसमें एक रॉबर्ट ओवेन जो थे, ये एक सोशलिस्ट थे, इनका कुछ और आइडिया था। लुइस ब्लैंक भी एक सोशलिस्ट थे, जिन्होंने एक अलग तरीके का सोशलिज्म को सामने लेके आया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो था कार्ल मार्क्स, इन्होंने सोशलिज्म को एक हाइट दिया, एक सोशलिज्म को एक डायरेक्शन दिया। एंड फाइनली फ्रेडरिच एंजल जो थे, इन्होंने भी, ये इनके फ्रेंड थे और इन दोनों ने मिलकर सोशलिज्म एज ए कंसेप्ट को ना ही डेवलप किया बल्कि मेड द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। सो देखते हैं क्या इनका सोच था, कैसे सोशलिस्ट शुरू हुआ। देखो, सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन ऑफ फ्यूचर। सम बिलीव इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव क्या मतलब, क्या होता है कि जब लोग मिलजुल के कोई काम करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव। जैसे मिल्क कोऑपरेटिव है इंडिया में, अमूल का, ये वहीं से शुरू हुआ था, उसी को देख के हमने इंस्पायर होकर शुरू किया था। कोऑपरेटिव देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, कोऑपरेटिव वर द एसोसिएशन ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस गुड टुगेदर। जो कुछ लोग मिलके साथ में सामान बना रहे हैं। एंड डिवाइड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू वर्क डन बाय द मेंबर। जैसे मान लो कि यहाँ पे ज़मीन है, यहाँ पे ज़मीन है, यहाँ पे ज़मीन है, लैंड है, अब सब मिलके इकट्ठे खेती करेंगे यहाँ पे, और जो भी जितना लैंड दे रहा है, कोई बड़ा दे रहा है तो उसको ज़्यादा प्रोपोर्शन मिलेगा, छोटा दे रहा है उसको कम मिलेगा। इस तरह से जो प्रॉफिट होगा इस लैंड से, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एवरीबॉडी, एंड दिस इज द कॉल्ड कोऑपरेटिव। सो रॉबर्ट ओवेन जो थे, वो चाहते थे कोऑपरेटिव डेवलप हो, और उन्होंने कोऑपरेटिव कम्युनिटी भी डेवलप किया था, न्यू हार्मनी, और यूएसए में था ये। अदर सोर्सेज फेल्ड द कोऑपरेटिव। अब कुछ लोग ऐसा मानना था कि कोऑपरेटिव जो है, अगर इंडिविजुअल लेवल पे इसको हम ट्राई करते हैं तो हम इतने बड़े कंट्री में कोऑपरेटिव नहीं ला सकते हैं, और कोऑपरेटिव लाना हुआ तो हमें गवर्नमेंट को एनकरेज करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पैसा लगाना पड़ेगा, देन ओनली कोऑपरेटिव कुड बी एस्टैब्लिश एवरीवेयर इन ए कंट्री। देखो क्या था, अदर साइंटिस्ट फेल दैट कोऑपरेटिव कुड नॉट बी बिल्ट ऑन ए वाइड स्केल ओनली थ्रू द इंडिविजुअल इनिशिएटिव। अगर लोग प्रयास करते हैं तो कोऑपरेटिव हम पूरा कंट्री में नहीं ला सकते हैं। दे डिमांडेड दैट गवर्नमेंट एनकरेज कोऑपरेटिव। इन फ्रांस फॉर इंस्टेंस लुइस ब्लैंक wanted the government to encourage cooperative and replace capitalist system, capitalist enterprise मतलब प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ बिल्डिंग, लैंड, फैक्ट्री, मिल, ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसको हटा के कोऑपरेटिव लेके आओ, और इस तरह से हम एनकरेज कर सकते हैं। तो ये व्हाट इज कोऑपरेटिव, ये मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट है हमारा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल क्या बोलते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। ये बहुत बड़ा प्रोपाउंडर थे कोऑपरेटिव के। ठीक है, सो हम देखते हैं इन्होंने क्या बोला था। तो इन लोगों ने एक दूसरा आइडिया जो था उसको ऐड किया, जो एग्जिस्टिंग आइडिया कोऑपरेटिव था उसके अंदर। देखो क्या था उनका आर्गूमेंट। मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। उनका मानना था कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, जो कि 17वीं सेंचुरी में डेवलप होता है, कैपिटलिस्ट सिस्टम है। कैपिटलिस्ट मतलब होता है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन बाई प्राइवेट सेक्टर। जो मिल या फैक्ट्री या लैंड के मालिक जो होते हैं प्राइवेट सेक्टर होते हैं। Capitalists own the capital invested in factories, and profit of the capitalist was produced by workers. जो प्रॉफिट ले जाते हैं ना, वो एक्चुअली कौन बनाता है? वर्कर्स बनाते हैं। वर्कर्स काम करते हैं, उनके काम करने की वजह से प्रॉफिट होता है।
द कंडीशन ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट इज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कंपनी। देखो यहाँ पे क्या होता है कि वर्कर्स होते हैं, ठीक है, ये मिल के एक फैक्ट्री में काम करते हैं, और ये जो वर्कर्स काम करने की वजह से फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन को मार्केट में बेचा जाता है, एंड जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटलिस्ट ले लेते हैं। तो इनके पास वो प्रॉफिट का फायदा पहुंचता नहीं है, और जब तक ऐसा होता रहे तब तक ये इनका कंडीशन वर्कर्स का खराब ही रहेगा। यही इनका इसका सोच था। तो वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटल, और ये कार्ल मार्क्स ये मानते थे कि वर्कर जो एक दिन कैपिटलिस्ट सिस्टम को खत्म कर दें और सब कुछ जो है गवर्नमेंट के अंदर या सोसाइटी के अंदर लेके आए, और एंड रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन वर्कर्स हैज टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल द प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल। पूरा समाज का सोसाइटी, जैसे मान लो गाँव का पूरा लैंड होगा, हाँ, फैक्ट्री जो होगा वो दैट ऑल्सो विल बी कंट्रोल्ड बाई सोसाइटी। दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी, और ये होगा कौन सी सोसाइटी? कम्युनिस्ट सोसाइटी, जहाँ पे कि एवरीथिंग ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर टू बी सोशली ओन्ड। ही वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर्स वुड ट्रायम्फ इन देयर कन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट। ए कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज ए नेचुरल सोसाइटी इन फ्यूचर। इस तरह से फ्यूचर में कम्युनिस्ट सोसाइटी बनेगा जहाँ पे कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, सब कोई मालिक, सब कोई काम करने वाला होगा, सब कोई मालिक कोई नौकर नहीं होगा। इस तरह से सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, क्योंकि जो मिल या फैक्ट्री के ओनर होते हैं उन लोग एक्सप्लॉइट करते हैं वर्कर्स को, ज़्यादा काम कराते हैं, कम पैसा देते हैं। जो कंडीशन में वर्कर्स काम कर रहे हैं वहाँ पे भी इंप्रूवमेंट नहीं होता है। तो ये सब चीज़ से प्रॉब्लम से ओवरकम कर लेंगे उन लोग, एंड देन फाइनली दे विल हैव देयर ओन सोसाइटी, एंड दैट सोसाइटी विल बी ओनर ऑफ एवरीथिंग। सो ठीक है, सो ये हो गया हमारा कार्ल मार्क्स का सोच। तो देखो कैसे सोशलिस्ट सोसाइटी डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। सपोर्टर फॉर सोशलिज्म, और कैसे सोशलिज्म धीरे धीरे स्प्रेड होना शुरू हुआ। बाय दिस 1870 सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप। पूरा यूरोप में फैल गया ये आइडिया कि कैपिटलिस्ट को हटा दो, वहाँ पे वर्कर्स जो है रिवोल्ट करना चाहिए, कैपिटलिज्म को हटाना चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी को हटाना चाहिए, सब कुछ सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सोशली ओन्ड होना चाहिए। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स उन्होंने सोशलिस्ट फॉर्म्ड इंटरनेशनल बॉडी जिसका नाम था सेकंड इंटरनेशनल। तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू मीन बाय सेकंड इंटरनेशनल। सो सेकेंड इंटरनेशनल क्या था? एक इंटरनेशनल बॉडी था, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू स्प्रेड सोशलिस्ट आइडिया थ्रू यूरोप। हाँ, सो ये था, ठीक है। आप देखो यहाँ पे व्हाट डिड द वर्कर्स इन द इंग्लैंड जर्मनी डू टू इम्प्रूव देयर कंडीशन। तो ये तो कंडीशन का ख़राब हो ही था, उन्होंने क्या किया वर्कर्स ने? एक तो पहला था इसमें कि वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगिन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर द बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। उन्होंने क्या किया? एसोसिएशन बनाया, यूनियन बनाया वर्कर्स का, और फिर वो मैनेजमेंट पे या मालिकों पे दबाव डालने लगे कि आप हमारा बात नहीं मानोगे तो हम काम छोड़ देंगे, इस तरह से स्ट्राइक कर देते थे। तो हाँ, अपने कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। दूसरा, दे सेटअप फंड टू हेल्प द मेंबर इन द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांडेड ए रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड द राइट टू वर्क। देखो, एक तो उन्होंने एक फंड सेटअप किया कि अगर कोई भी वर्कर्स का कुछ प्रॉब्लम होता है तो उस समय उस पैसे से उनको मदद किया जाएगा। और दूसरी बात, वो डिमांड करने लगे कि अब वर्किंग आवर कम होना चाहिए, 15-15 घंटे काम नहीं, 8-10 घंटे काम के लिए, और राइट टू वोट का भी डिमांड करना शुरू कर दिया उन्होंने। इन जर्मनी दीज एसोसिएशन वर्क क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, वहाँ पार्टी था उसके साथ मिल गए ये एंड हेल्प इन द विन पार्लियामेंट्री सीट्स। जर्मनी में जिस पार्टी को उन्होंने सपोर्ट किया ये वर्कर्स वगैरह ने, वो पार्टी जीत भी गया, और जीतने के बाद उनको कुछ कंसेशन मिलने लगा। बाई 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म्स एट लेबर पार्टी इन इंग्लैंड एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। तो इस तरह से बहुत सारे पार्टी फॉर्म हुए जो इन वर्किंग क्लास के, या लेबर पार्टी जो था इंग्लैंड में फॉर्म हुआ, सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस में हुआ, डेमोक्रेटिक पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो SPD जो था वो जर्मनी में फॉर्म हुआ। और इस तरह से इन्होंने इलेक्शन लड़ना शुरू कर दिया, और अपने बात को पार्लियामेंट में या ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रखना शुरू कर दिया। हाउएवर टिल 1914 सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग द गवर्नमेंट इन, लेकिन ये पार्टी अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि उन लोग इंडिपेंडेंटली गवर्नमेंट बना सके। रिप्रेजेंटेड बाई स्ट्रॉन्ग फिगर्स इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, देयर आइडिया डिड शेप लेजिस्लेशन बट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रन बाई कंजर्वेटिव लिबरल या रेडिकल। लेकिन अभी भी जो गवर्नमेंट था कंजर्वेटिव लिबरल और रेडिकल्स का ही बनने लगा। इन लोग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन हाँ अब चुन के जाने लगे पार्लियामेंट में, और वहाँ पे अपने बात को रखना शुरू कर दिया। ठीक है, सो ये हमें समझ में आया किस तरह से यूरोप में सोशलिज्म स्प्रेड होना शुरू हो गया, और कहाँ से इन्हें सपोर्ट मिला, और कैसे इलेक्शंस वगैरह के बारे में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है रशियन रेवोल्यूशन, सो इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे कि किस तरह से सोशलिस्ट आइडिया जो था जब रशिया में फैला तो वहाँ पे रशियन रेवोल्यूशन होता है, और रशियन रेवोल्यूशन में क्या क्या होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक जो है रशियन रेवोल्यूशन है।
तो हम इसमें देखते हैं कि सेकंड पार्ट हम शुरू करें, रशियन रेवोल्यूशन। जो कंडीशन था रशिया का या यूरोप का, जहाँ पे कि हमने देखा कि पीजेंट्स जो थे वो एक्सप्लॉइट हो रहे थे, वर्किंग क्लास जो थे इवन दे वर आल्सो नॉट गिवन स्पेस इन द सोसाइटी, दे वर आल्सो नॉट ट्रीटेड इक्वली। और दूसरी बात है कि धीरे धीरे सोशलिज्म भी फैल रहा था यूरोप में, रशिया में। रशिया यूरोप का एक पार्ट है, तो वहाँ पे भी सोशलिज्म फैलने लगा। और हमने ये भी बताया था कि ऐसा बात नहीं, सोशलिस्ट बहुत सारे पार्टीज भी बने थे, पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने इलेक्शन भी जीता था, बट वो मेजोरिटी नहीं बना पाए थे। सो पहली बार ऐसा होता है कि रशिया में सोशलिस्ट पार्टी जो है वो रेवोल्यूशन के थ्रू वहाँ पे गवर्नमेंट बनाता है, और उसको हम कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बोलते हैं। सो हम देखते हैं कि रशिया में क्यों रेवोल्यूशन हुआ था। सो रशियन रेवोल्यूशन जो कि 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, और इसका क्या कारण था, क्या था रशिया में, ऐसा क्या स्पेशल केसेस था जिसकी वजह से वहाँ पे सक्सेसफुल हुआ था। इन वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड यूरोपियन स्टेट्स दिस सिचुएशन वाज रिवर्स्ड। सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रेवोल्यूशन। देखो क्या है, अक्टूबर में रेवोल्यूशन हुआ था, और वहाँ पे जो सोशलिस्ट पार्टी के लोग थे या जो सोशलिस्ट सपोर्टर थे, उन्होंने जार के मोनार्की के खिलाफ रेवोल्यूशन किया था। उसको हम अक्टूबर रेवोल्यूशन बोलते हैं, 1917। और इन दैट रेवोल्यूशन दे ओवरथ्रो मोनार्की मतलब राजा सिस्टम, किंगशिप। एंड इवेंट ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड। सो जो रेवोल्यूशन हुआ था रशिया में, पहले तो रेवोल्यूशन अक्टूबर में हुआ था, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि और भी एक रेवोल्यूशन, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस रेवोल्यूशन को ही हम रशियन रेवोल्यूशन बोलते हैं, जो अक्टूबर रेवोल्यूशन था, ठीक है। हाउ डिड दिस कम अबाउट, क्यों हुआ वहाँ पे, ये हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि वाई दिस रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन रशिया। व्हाट वाज द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ रशिया, वहाँ पे क्या सोशल कंडीशन था, पॉलिटिकल कंडीशन क्या था, समाज में किस तरह का डिफरेंसेस था, पॉलिटिकली क्या कौन सा टाइप ऑफ गवर्नमेंट था रशिया व्हेन दैट रेवोल्यूशन ऑकर। टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस नाउ लुक एट द रशिया ए फ्यू ईयर बिफोर द रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन से पहले की बात कर रहे हैं हम, ज़्यादा पहले नहीं। सो हम 1914 की बात कर रहे हैं। 1917 में रशियन रेवोल्यूशन था, 1914 में 4-5 साल पहले क्या पोजीशन था रशिया में। सो इन 1914 जार निकोलस सेकेंड रूल रशिया। क्या है, वहाँ का जो राजा है उसका नाम था जार वहाँ का, जैसे यहाँ पर मुगल एम्पर अकबर है, उसी तरह वहाँ जार जो था वहाँ टाइटल था, किंग को बोलते थे। उसका जो हु वाज द किंग, निकोलस सेकेंड, ही वाज द किंग ऑफ रशिया एट दैट टाइम। और एंड इट्स एम्पायर बिसाइड द टेरिटरी अराउंड मॉस्को, रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करेंट डे फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस। देखो बहुत सारे कंट्री, जैसे मान लो कि जो ये रशिया है, ठीक है, तो ये रशिया है, रशिया ने बहुत सारे छोटे अपने आस पास पड़ोस कंट्री को कैप्चर करके उसने बड़ा कर रखा था अपने स्टेट को, अपने एम्पायर को, ठीक है। सो ये सारे स्टेट जो थे, लाटविया, फिनलैंड, एस्टोनिया, ये सब देवर कॉन्कर टेरिटरी ऑफ रशिया, और इन रशिया इनको अपने में मिला रखा था उन्होंने। यूक्रेन भी था। इट स्ट्रेच टू पैसिफिक एंड कंप्राइज टूडे सेंट्रल एशियन स्टेट। इतना ही नहीं, बल्कि जो देखो यहाँ नीचे दिया हुआ है यहाँ पे कि ये जो है आपका रशिया जो था, इसने आसपास के पोलैंड वगैरह ये सभी एरिया को कैप्चर करके अपने अंडर में ले रखा था। और इवन हम और सेंट्रल एशियन स्टेट जो है, और हम इधर चले जाएँ, इसमें उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ये सब कंट्री भी जो है जो कि उनके अंडर में था, ठीक है। सो जैसे जॉर्जिया हो गया, आर्मेनिया हो गया, अजरबैजान हो गया, ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है, एशिया में कंट्री है। ये सारी यूरोप में है, ये एशिया में। तो कहने का मतलब कि उसने रशिया ने एशिया के भी कुछ कंट्री को कैप्चर करके अपने मिला रखा था, और यूरोप के भी कुछ कंट्रीज को कैप्चर करके अपने मिला रखा था। मेजोरिटी ऑफ रीजन रशिया वाज। तो ये था कि हम इससे ये पता चलता है कि रशिया एक इम्पीरियलिस्ट स्टेट था। क्या था, इम्पीरियलिस्ट मतलब होता है वो कंट्री जो कि दूसरे कंट्री को कैप्चर करके एक्सप्लॉइट करता है, ऐसे कंट्री को इम्पीरियलिस्ट कंट्री बोलते हैं। जैसे कि उस समय जर्मनी भी था आपका इम्पीरियलिस्ट कंट्री, इंग्लैंड भी था, उस डेनमार्क भी था, इस तरह बहुत सारे कंट्री थे जो इम्पीरियलिस्ट कंट्री थे, ठीक है। सो रशिया भी इम्पीरियलिस्ट कंट्री थे। इम्पीरियलिस्ट कंट्री मतलब ये होता है कि जो दूसरे कंट्री को कैप्चर करके उस पर रूल करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि रिलीजन के बारे में क्या है। रिलीजन जो था वहाँ पे रशिया ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी जो था, और जिसको फॉलो करते थे वहाँ के लोग, क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, ऑर्थोडॉक्स मतलब कट्टर क्रिश्चियन थे उन लोग, विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च। जो सबसे पहले
ग्रीक में जो चर्च शुरू हुआ था उसको फॉलो करने वाले थे। लेकिन इनमें इनके यहाँ और भी थे, प्रोटेस्टेंट थे, कैथोलिक थे, मुस्लिम थे। ये प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक जो है क्रिश्चियन के ही दो पार्ट हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के। मुस्लिम थे, वहाँ पे बुद्धिस्ट थे, ये सारे कम्युनिटी भी थे, यानी कि बहुत सारे ट्राइब, बहुत सारे रिलीजियस के लोग वहाँ पे रहते थे। ऑर्थोडॉक्स चर्च था वहाँ पे, और उसके बाद कैथोलिक थे, प्रोटेस्टेंट थे, मुस्लिम थे, बुद्धिस्ट थे। सो हमने यहाँ पे पाया कि कौन कौन तरह के रिलीजियस कम्युनिटी वहाँ पे रहता था, ठीक है। और पहला जो था कि वहाँ पे हाउ इट वाज एम्पिरियल स्टेट। अब देखते हैं आगे, ये है हमारा रशिया है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। यूरोप का मैप है ये जर्मनी है, ऑस्ट्रिया हंगरी है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, इटली है, ये सारे बड़े बड़े पावर थे उस समय। इवन पोर्तुगाल और स्पेन भी बड़ा पावर था। ग्रीस है ये, ठीक है। सो बल्गेरिया, ये ऑटोमन एम्पायर, टर्की जो है, टर्की का रूल था, हम पढ़ेंगे इसके बारे में बाद में। तो ये है। अब देखो हमने देख लिया वहाँ पे किस तरह के लोग रहते थे, रिलीजन, प्लस हमने ये भी देखा कि किस तरह से वो इम्पेरियल स्टेट था। अब हम देखते हैं कि सेकेंड 2.2 इकोनॉमी और सोसाइटी कैसा था वहाँ का। इकोनॉमी में क्या क्या किस तरह का एक्टिविटीज़ में लोग एंगेज होते थे अपने जीने खाने के लिए। सो इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द वास्ट मेजोरिटी ऑफ रशियन पॉपुलेशन और एग्रीकल्चरिस्ट। देखो 85% लोग जो थे वो खेती बाड़ी करते थे। सो बेसिकली वी कैन से दैट रशिया वाज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, जहाँ पे कि ज़्यादातर लोग जो है खेती बाड़ी करते थे। दिस प्रोपोर्शन वाज हायर देन द मोस्ट यूरोपियन एरिया। बाकी यूरोपियन स्टेट में इतने सारे लोग नहीं खेती बाड़ी करते थे और एग्रीकल्चर में एंगेज नहीं थे, लेकिन यूरोपियन कंट्री, मैंने ऊपर बताया ना कि ये सारे यूरोपियन कंट्री था। ये भी रशिया भी यूरोप में है, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ये सारे यूरोपियन कंट्री है। यहाँ पे इतने सारे लोग खेतीबाड़ी नहीं करते थे, कम लोग खेतीबाड़ी करते थे, लेकिन रशिया में बहुत ज़्यादा लोग खेतीबाड़ी करते थे, ठीक है। लिविंग इन यूरोप, फॉर इंस्टांस इन फ्रांस, देखो यहाँ दिया हुआ स्टैटिस्टिक हमें दे रखा है कि फ्रांस में फ्रांस एंड जर्मनी जो था 40% एंड 50% था, इन दोनों के बीच में था, ठीक है। फ्रांस में लोग, फ्रांस और जर्मनी में 45% या 40% के बीच में था। इन द एम्पायर कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओन प्रोड्यूस। तो यहाँ पे रशियन एम्पायर में हम देखते थे कि जो फार्मर थे अपने कंजम्पशन के लिए भी ग्रो करते थे एंड ऑल्सो सेल इन द मार्केट के लिए भी। एंड रशिया वाज एन मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन, तो इससे भी रशियन गवर्नमेंट को बहुत फ़ायदा होता था क्योंकि एक्सपोर्ट करते थे हम लोग दूसरे कंट्री में। तो ये हमने देखा कि वहाँ पे इकोनॉमी में एग्रीकल्चर जो था एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, 85% लोग खेतीबाड़ी करते थे। अब हम देखते हैं दूसरा इंडस्ट्री में क्या था, ये भी एक दूसरा पार्ट है। इट वाज फाउंडेड इन पॉकेट्स, कहीं कहीं पे था रशिया। मान लो कि एक यहाँ ये रशिया है तो कुछ जगह पे यहाँ पे इंडस्ट्री लगा हुआ, यहाँ पे इंडस्ट्री लगा हुआ, यहाँ इंडस्ट्री, इस तरह से इंडस्ट्री लगा हुआ था, ठीक है। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया कौन कौन से थे, एक तो सेंट पीटर्सबर्ग था और मॉस्को था, ये मॉस्को कैपिटल है और ये भी एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया था, सिटी था। क्राफ्टमैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन बट लार्ज फैक्ट्री एग्जिस्टेड अलॉन्ग विद द क्राफ्ट वर्क। देखो क्राफ्ट वर्क में हाथों से लोग बनाते हैं सामान, पीपल यूज टू प्रोड्यूस गुड्स विद द हेल्प ऑफ हैंड, तो उसको बोलते हैं क्राफ्ट पर्सन। तो ये तो थे ही, इसके साथ साथ मॉडर्न इंडस्ट्री भी वहाँ पे था, फैक्ट्रीज भी लग गए थे, मॉडर्न इंडस्ट्री भी लग गया था, ये भी दोनों चीज़ था। मेनी फैक्ट्रीज वर सेटअप इन 1890 व्हेन रशियन रेलवे नेटवर्क, जब वहाँ पे रेलवे शुरू हुआ तो बहुत सारे फैक्ट्री सेटअप किए गए रेलवे के इक्विपमेंट बनाने के लिए, ट्रैक बनाने के लिए, हाँ। और एंड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ कि यहाँ पे बाहर के पैसे लगे, बाहर में तो यूरोपियन कंट्री के जो इंडस्ट्रीज थे, बड़े बड़े पूंजीपति थे, उन्होंने पैसा लगाया। कोल प्रोडक्शन डबल्ड एंड द आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रुपल्ड, मतलब कि डबल हो गया या 5 टाइम बढ़ गया, हाँ। बाई द कोल का प्रोडक्शन भी बढ़ने लगा क्योंकि रेलवे चलाने के लिए हमें कोयला चाहिए था। स्टील का प्रोडक्शन भी बढ़ना शुरू हो गया, हाँ। बाई 1990 सम एरिया इन सम एरिया फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्ट पर्सन वो ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर। अब धीरे धीरे हम देखते हैं कि जैसे जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्री लगना शुरू हो गया वहाँ पे, तो वर्कर्स जो है उनका नंबर बढ़ना शुरू हो गया, और कहीं कहीं पे तो दोनों बराबर होते थे, क्राफ्ट पर्सन भी और दूसरा जो था इंडस्ट्रियल वर्कर भी, ये दोनों बराबर हुआ करते थे। तो ये था हमारा कि वहाँ इंडस्ट्री भी था, ज़्यादा इंडस्ट्री क्राफ्ट पर्सन थे, उसमें हाथ से बनता था सामान, लेकिन उनके साथ साथ इंडस्ट्री भी, फैक्ट्री वगैरह भी सेटअप किए गए। जब वहाँ पे रेलवे नेटवर्क शुरू हुआ तो वहाँ पे बाहर से पैसा लगना शुरू हो गया, इन्वेस्टमेंट, कोल प्रोडक्शन बढ़ने लगा, आयरन प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो गया, और धीरे धीरे वर्कर्स भी, उनका भी परसेंटेज बढ़ना शुरू हो गया जो फैक्ट्री में काम करते हैं। मोस्ट इंडस्ट्री वाज प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रीज। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोशलिज्म मतलब होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म करना।
ज़्यादातर इंडस्ट्री जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी था वहाँ पे। गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज इन टू इंश्योर द मिनिमम वेज। गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान रखता था कि हाँ यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको कम से कम मिनिमम तनख्वाह तो मिल रहा है, और ये नहीं कि बहुत ज़्यादा काम कराया जा रहा है। लेकिन जो इंस्पेक्टर थे जो जाते थे इंस्पेक्शन के लिए, क्या फैक्ट्रियों में कम से कम पैसा मिल रहा है कि मतलब जितना मिलना चाहिए उतना मिल रहा है कि नहीं, मुझे गवर्नमेंट ने सेटअप फिक्स कर रखा है, या कहीं रूल तो तोड़ा नहीं जा रहा है। लेकिन क्या होता था कि इन इंस्पेक्टर्स को उन लोग पैसा वगैरह दे के और ईजिली जो इंडस्ट्रीज थे वो रूल को तोड़ते थे और उनको कोई पनिशमेंट भी नहीं होता था, और इस तरह से वर्कर्स जो थे वो एक्सप्लॉइट होते थे। इन क्राफ्ट यूनिट एंड स्मॉल वर्कशॉप द वर्किंग आवर वाज समटाइम 15 आवर्स, माय गॉड, आउट ऑफ 24 आवर्स 15 आवर वो काम करते थे, कंपेयर टू 10 to 20 इन फैक्ट्रीज। तो जो छोटे छोटे वर्कशॉप थे वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था, 15-15 घंटे। लेकिन जो बड़े बड़े ये थे, बड़े इंडस्ट्री जो थे वहाँ पे काम जो था वो थोड़ा लिमिटेड था। और हम इस तरह से हम देखते हैं कि जो फैक्ट्रीज थे वहाँ पे थोड़ा ठीक था, लेकिन जो छोटे छोटे फैक्ट्री थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ करता था। एकोमोडेशन वेरीड फ्रॉम रूम टू डॉर्मेटरीज, मतलब कोई लेबर वर्कर जो थे कभी कभी रूम में रहते थे, कभी कभी एक रूम में 10-10 लोग भी रह रहे हैं, तो इस तरह का सिचुएशन था वहाँ पे। ठीक है, सो अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या हुआ कि अब देखते हैं क्वेश्चन एक और है जो इस पैराग्राफ में हमें इसका आंसर मिलेगा। हाउ वर वर्कर्स डिवाइडेड इन रशिया, आता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हमें करना है इसको। वर्कर्स वर डिवाइडेड सोशल ग्रुप, तो वो बटे हुए थे एक तरह से, ऐसा नहीं था कि एक ही तरह के वर्कर होते थे। सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे केम और अदर हैड सेटल। तो इस तरह से दो तरह के वर्कर थे, एक तो जो गांव में आते जाते रहते थे, जब भी काम होता तो आ जाते थे शहरों में और फिर गांव में चले जाते थे, और कुछ लोग थे परमानेंटली रहते, ये एक तरह का डिवीजन था। वर्कर्स पर डिवाइडेड बाय द स्किल के बेसिस पे डिवीजन था। क्या था कि मेटल वर्कर जो थे ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग रिकॉल्ड मेटल वर्कर्स कंसिडर देमसेल्फ एरिस्टोक्रेट अमंग द वर्कर्स। इनको बहुत ज़्यादा डिमांड था इनका, और इसकी वजह से इनकी ये एक तरह से सारे वर्करों में सबसे ऊपर सबसे हाईली डिमांडेड वर्कर होते थे। देयर ऑक्यूपेशन डिमांडेड मोर ट्रेनिंग, क्यों? क्योंकि इनको ट्रेनिंग और स्किल चाहिए होता था। ठीक है, तभी एक आदमी मेटल वर्कर बन सकता था, इसलिए इनका ज़्यादा डिमांड था और ज़्यादा इन लोग बाकी वर्करों में ऊपर रहते थे। वह वुमेन ये भी था, तो पहला कैटेगरी था सोशल ग्रुप थे जो कि कुछ गांव से कनेक्टेड था, कुछ जो थे वहीं सेटल करते थे। दूसरा स्किल के बेसिस पे था, जो लोग मेटल वगैरह जो थे सबसे टॉप थे वर्कर्स में, हाईली डिमांडेड थे इनका, और ये ज़्यादा पैसा भी लेते थे क्योंकि इनके पास स्किल था, इनके पास ट्रेनिंग होता था। और थर्ड जो था वुमेन जो थी, वर्कर जो थी, वो 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1940, बट दे वर पेड लेस देन मैन, बिटवीन हाफ और 3/4 ऑफ द मैन में। बहुत कम पैसा मिलता था उनको। वैसे तो वुमेन भी, तीसरा ये है डिवीजन है कि मेन और वुमेन दोनों बोथ वर द वर्कर्स। मेन जो थे वो ज़्यादा थे, 69%, 31% वुमेन थी, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि वुमेन को कम मिलता था पैसा। डिवीजन एमंग द वर्कर्स शोड देमसेल्फ इन ड्रेस और मैनर, जिस तरह से वो लोग बिहेव करते थे, उनका बिहेवियर हो गया या उनका ड्रेस से हमें पता था कि कौन कैटेगरी के ये वर्कर्स हैं। उसके बाद सम वर्कर्स फॉर्म एसोसिएशन टू हेल्प मेंबर इन द टाइम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल हार्डशिप, बट सच एसोसिएशन वर फ्यू। लेकिन कुछ ट्रेड यूनियन भी बन रखे थे, एसोसिएशन मतलब होता है ग्रुप बना रखे थे, और इन लोग आपस में हेल्प करते थे फाइनेंस, जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस होता था, हार्डशिप होता था उस समय, लेकिन ये बहुत कम था। ठीक है, तो ये हो गया हमारे वर्कर का क्लासिफिकेशन। और कुछ में देयर वर सम, मोस्ट ऑफ द वर्कर दे डिड नॉट हैव एनी यूनियन और एसोसिएशन, बट सम ऑफ देम हैड, सो दैट इज ऑल्सो वन डिफरेंसेस वी सी एमंग द वर्कर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर है 5 पॉइंट। डिस्पाइट डिवीजन वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक, हालांकि इतना डिफरेंसेस था, मेल फीमेल थे, कुछ का एसोसिएशन था, कुछ नहीं था। ज़्यादातर वुमेन वर्कर्स थे वहाँ पे, मतलब 31% वुमेन थी, कम पैसा मिलता था। मेटल वर्कर को हायर स्टेटस मिलता था सोसाइटी में, और सोशल ग्रुप में जो थे कुछ गांव से अटैच थे, कुछ वहीं रहते थे, और स्किल के बेसिस पे भी ये डिफरेंसेस था। लेकिन इसके बावजूद भी जब भी स्ट्राइक वगैरह होता था तो सारे वर्कर्स मिल जाते थे। सो यूनिटी कुड बी सीन एमंग द वर्कर्स व्हेन they disagree with the employee and the dismissal or the work condition. These strikes took place frequently in the textile industry, जहाँ पे कपड़े वगैरह बनाए जाते थे, एंड मेटल इंडस्ट्री में भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज थे वर्कर, तो वहाँ पे होते थे। ठीक है, इन द कंट्री साइड पीजेंस कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड। अब गाँव वगैरह में क्या था कि खेती बाड़ी होता था,
लैंड वगैरह कल्टिवेट करते थे। बट द नोबल्टी, द क्राउन और द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन लार्ज प्रॉपर्टी। देखो वो वहाँ पे क्या था कि शहरों में जो था इंडिविजुअल कैपिटलिस्ट उनके मिल वगैरह होते थे, उनमें काम करते थे, और गांव वगैरह में ज़्यादातर ज़मीन जो था चर्च के पास हुआ करता था, लैंडलॉर्ड के पास होते थे, और हाँ लाइक वर्कर्स पीजेंट्स टू वर डिवाइडेड। तो इस तरह से पीजेंट्स एंड वर्कर्स दोनों डिवाइड थे। हम देखेंगे कैसे डिवाइड थे। रशियन पीजेंट्स वर डिवाइडेड, इसका क्वेश्चन ये है, उसका आंसर हम, दे वर ऑल्सो डीपली रिलीजियस बट एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस दे हैड नो रेस्पेक्ट फॉर द नोबल्टी। देखो यहाँ पे क्या था ना कि वो नोबल्स को इतना इज्जत नहीं देते थे। इतना हमारे यहाँ क्या है कि ज़मींदारों को माई बाप समझते थे, जब भी कोई मदद होता था उनसे मांगते थे और ज़मींदारों को मदद भी करते थे। लेकिन वहाँ पे उन लोग जो लैंडलॉर्ड थे या नोबल्टी था उनको उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलता था। नोबल्स को जो पावर मिलता था, पोजीशन मिलता था, क्योंकि वो जार मतलब राजा को जो राजा के हेल्प मिलता था, उसे राजा की तरफ से सपोर्ट मिलता था, उसकी वजह से उन्हें जो पावर या पोजीशन था। अदरवाइज जो पीजेंट्स थे दे नेवर गिव एनी रेस्पेक्ट टू नोबल्स। मतलब यहाँ पे लैंडलॉर्ड होते हैं। सो नॉट थ्रू लोकल पॉपुलैरिटी, ये एक डिफरेंसेस था। देखो क्या लिखा हुआ है, फ्रांस में क्या था कि ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन पीजेंट्स रेस्पेक्टेड नोबल्स एंड फॉट फॉर देम। वहाँ पे क्या था कि फ्रांस में, मतलब दूसरे यूरोपियन कंट्री में, वैसे यहाँ पे तो था कि रशिया में नोबल्स को पीजेंट सपोर्ट नहीं करते थे, रेस्पेक्ट नहीं देते थे, लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं था। फ्रांस में क्या था कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो उस समय उन्होंने जो पीजेंट थे वहाँ पे वो लैंडलॉर्डों के खिलाफ के साथ लड़े थे, उनके लिए लड़े थे कि हाँ उनको प्रोटेक्ट करना है। इन रशिया पीजेंट वांटेड द लैंड ऑफ नोबल्स टू बी गिवन टू देम, फ्रीक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे। अब यहाँ पे क्या था कि उन लोग चाहते थे कि लैंड उनको मिल जाए, वो लैंड रेंट नहीं देते थे, कभी कभी लैंडलॉर्ड के मर्डर भी कर देते थे। इन 1902 दिस अकर्ड ऑन ए लार्ज स्केल इन साउथ रशिया एंड इन 1905 सच इंसिडेंट टुक प्लेस ऑल ओवर रशिया। तो धीरे धीरे जो पीजेंट्स थे हु डिड नॉट रेस्पेक्ट नोबल्स और दे वर ऑलवेज अगेंस्ट देम, उनको मर्डर करना भी शुरू कर दिया। रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम द अदर यूरोपियन पीजेंट्स इन अनदर वे। एक तो ये था कि दूसरे यूरोपियन कंट्री में जैसे फ्रांस में पीजेंट जो थे सपोर्ट करते थे ज़मींदारों को या नोबल्स को या लैंडलॉर्ड को, बट यहाँ पे रशिया में नहीं करते थे। और एक डिफरेंसेस था, दे पुल, यहाँ पे जो था ना रशिया में जो पीजेंट्स थे वो अपना सारा ज़मीन को एक साथ इकट्ठा करके and then they used to cultivate the land collectively and whatever profit that they used to get were distributed among themselves. तो ये एक कलेक्टिव फार्मिंग सिस्टम था यहाँ पे। they pulled their land together, जैसे कि मान लो कि एक ज़मीन यहाँ पे किसी और का है, किसी और का है, किसी और का है, किसी और का है, इस तरह से ज़मीन होता है। अब ये सारे मिल की खेती करते थे यहाँ पे, जो 5-6 पीजेंट्स हैं अपनी ज़मीनों में, और उसके बाद जो जिसको जितना कंट्रीब्यूट करता था, जितना बड़ा लैंड होता था, उस हिसाब से उसको शेयर मिल जाता था। तो ये कलेक्टिव फार्मिंग सिस्टम जो था जो रशिया में था, जो कि दूसरे यूरोपियन कंट्री में नहीं था। तो ये दो डिफरेंसेस थे, लिखना आएगा तो क्वेश्चन। अब आता है नेक्स्ट, सोशलिज्म इन रशिया। तो रशिया में सोशलिज्म फैला कैसे? मैंने आपको बताया था सोशलिज्म का मतलब क्या होता है, एक अनदर वे ऑफ लाइफ था, ऑल्टरनेट वे ऑफ लाइफ था सोसाइटी को डेवलप करने का। और उसमें ये था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दो और सब कुछ गवर्नमेंट के अंदर या सोसाइटी के अंदर लेके आओ, जिससे कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। ये हमने बताया था मैंने आपको। देखो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1940। देखो रशिया में क्या था कि पॉलिटिकल पार्टी बनाना या ऑर्गेनाइज करना ये अलाउ नहीं था। जार ने, वहाँ का राजा ने उसको मना कर रखा था, बैन कर रखा था। द रशियन सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी, ये एक पार्टी है जो कि 1898 में बना था बाय द सोशलिस्ट हु रेस्पेक्टेड मार्क्स। कार्ल मार्क्स मैंने बताया, उसको एक बार देखना आप। हाउएवर बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसिंग it had to operate on as an illegal operation. It set up a newspaper, mobilize workers and organize strikes. देखो हालांकि गवर्नमेंट का पॉलिसी मतलब जार का पॉलिसी था कि ऐसा ये जो पॉलिटिकल पार्टियाँ दे कैन नॉट वर्क ओपनली, तो इन लोग छुप छुप के काम करते थे। इन लोग इलीगल इनको डिक्लेयर कर दिया गया था, और इन लोगों को मोबिलाइज करते थे, लोगों को, वर्कर्स को अपने तरफ करने की कोशिश करते थे, उनको सपोर्ट लेने की कोशिश करते थे, जिससे कि वो स्ट्रॉन्ग होए और राजा के खिलाफ जा सके। सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट रशियन पीजेंट्स कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट। देखो सोशलिस्ट मतलब क्या होता है कि सब एवरीथिंग बिलोंग टू स्टेट और सोसाइटी। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसा मानना था कि यहाँ पे रशिया में पहले से ये परंपरा था कि गांव में जितने भी किसानों का ज़मीन होगा वो इकट्ठा करके फिर खेती बाड़ी करेंगे, तो इसलिए वो नेचुरली सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट मतलब होता है कि एवरीथिंग बिलोंग टू सोसाइटी। तो इट इज़ समथिंग सिमिलर टू दैट ऑफ कलेक्टिव फार्मिंग। सो इस तरह से हम देखते हैं कि तो अगर पीजेंट
पीजेंट्स के अंदर ये सोच था कि हमें कलेक्टिवली करना है, तो पीजेंट जो थे वो रेवोल्यूशन में ज़्यादा पार्ट लेंगे, क्योंकि वो कलेक्टिव फार्मिंग में बिलीव करते थे। रशिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली देन द अदर कंट्री, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी ये सिस्टम था कि लोग इकट्ठे खेतीबाड़ी करते थे। दे यूज्ड टू पुल लैंड टुगेदर एंड यूज्ड टू कल्टिवेट देयर लैंड। और ऐसा करना मतलब सोशलिज्म के यू आर गोइंग नियर टू सोशलिज्म। सोशलिस्ट वर एक्टिव इन द कंट्री साइड, गाँव वगैरह में भी हम देखते हैं कि सोशलिज्म ये आइडिया एक्टिव था। दे फॉर्म द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, उन्होंने पार्टी बनाया 1900 में। दिस पार्टी स्ट्रगल फॉर पीजेंट्स राइट एंड डिमांडेड दैट द लैंड बिलोंगिंग टू नोबल्स भी ट्रांसफर टू। इनका क्या था कि पीजेंट्स को राइट मिले और जो भी ज़मीन जो है नोबल्स के हैं उसको गरीबों में मतलब पीजेंट्स में बांट दिया करो। सोशल डेमोक्रेट्स, तो ये भी एक पार्टी है, जिसमें मैंने 3 पार्टी बात करी यहाँ पे। एक तो ये भी पार्टी था, फिर सोशल डेमोक्रेट्स भी पार्टी था। डिसएग्री विद द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन अबाउट पीजेंट्स। लेनिन जो था ये इस पार्टी का ही बिलोंग टू दिस पार्टी, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। लेनिन जो था ही फेल्ट दैट पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप। Some were poor and other were rich. Some were worked as a laborers while other were capitalists who employed workers. Given these differences within them, they could not all be part of the socialist movement. तो देखो यहाँ 2 तरह के लोग थे। एक तो था ये लोग जो ये समझते थे कि रशिया में सोशलिज्म इजीली आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे सोशलिज्म का एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ कलेक्टिव फार्मिंग। बट ऑन द अदर हैंड कुछ पार्टी थे जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी था, जिसके लीडर लेनिन थे। उनका ये मानना था कि नहीं, रशिया में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं पीजेंट्स के बीच में, और वो डिफरेंसेस विल सर्टेनली कम ऑन द वे ऑफ इस्टेब्लिशिंग सोशलिज्म इन रशिया। तो इस तरह से 2 व्यू था। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्या था, 2 व्यू कौन कौन से थे वो हमने बता दिया आपको। और ये है क्वेश्चन, व्हाई डिड सम फेल दैट द पीजेंट्स एंड नॉट वर्कर्स वुड बी द मेन फोर्सेस ऑफ द रेवोल्यूशन, क्योंकि वो पीजेंट जो थे वो लोग कलेक्टिव फार्मिंग करते थे। वाई डिड लेनिन नॉट एग्री, लेनिन को मानना था कि जो पीजेंट्स हैं उनके अंदर बहुत डिफरेंसेस है और इसकी वजह से वहाँ पे सोशलिज्म इजीली नहीं आ सकता है। ठीक है, सो डिफरेंस बिटवीन बोल्शेविक एंड मेंशेविक पार्टी, इसके बारे में भी हम देखते हैं कि मेंशेविक और बोल्शेविक पार्टी में क्या डिफरेंसेस था। ठीक है, सो अब देखते हैं ये कि द पार्टी दैट डिवाइडेड ओवर द स्ट्रैटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वल्डमीर जो था लेनिन, ये जो था, हाँ एक चीज़ हमें याद रखना कि दोनों पार्टी जो थे दोनों चाहते थे वहाँ सोशलिज्म आए, लेकिन दोनों का तरीका अलग अलग था। लेनिन जो था वल्डमीर लेनिन who led the Bolshevik party, he was the leader of the Bolshevik party, thought that in a repressive society like Tsarist Russia the party should be disciplined and should control the number and the quality of the workers। इसका मानना था कि जारिस जो रेजीम है वहाँ पे जो मोनार्क है उसका जो रूल है बहुत ही सप्रेसिव है, लोगों को दबा कर रखा जाता है। ऐसे में हमें पार्टी के मेंबर जो है डिसिप्लिन होना चाहिए और हमें कंट्रोल करना चाहिए कि वी शुड नॉट अलाउ एवरीबडी टू बी द मेंबर ऑफ पार्टी। कुछ जो सिलेक्टेड लोगों को पार्टी में रखना चाहिए और उनका क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे कि वो एक बेटर मेंबर ऑफ बोल्शेविक पार्टी बन सके। और दूसरा जो था ग्रुप था उसको मेंशेविक बोलते हैं। उसका मानना था कि नहीं, जो पॉलिटिकल पार्टी जो होना चाहिए, मेंशेविक पार्टी जो होना चाहिए वो ओपन टू एवरीबडी, कोई भी इसका मेंबर बन सकता है। इन्होंने क्वालिटी की ध्यान नहीं दी, इन्होंने कोई कंट्रोल नहीं रखा, जो भी चाहता हु कैन बिकम द मेंबर ऑफ बोल्शेविक पार्टी, सॉरी मेंशेविक पार्टी। जैसे गांधी जी थे ना, मास पार्टी बनाना चाहते थे, हर आदमी एवरीबडी शुड बिकम द मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, देन इट कैन एक्ट एज ए यूनाइटेड और स्ट्रॉन्ग फोर्स। लेकिन यहाँ पे क्या था कि बोल्शेविक जो था लेनिन का पार्टी था, वो चाहता था कि नहीं, कुछ लोगों को इसे मौका मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं ट्रबल टाइम द 1905 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन होता है छोटा सा, इसको हम ड्रेस रिहर्सल भी बोलते हैं। बाद में फाइनली 1917 में फुल फ्लेज रेवोल्यूशन होता है। तो क्या था 1905 का रेवोल्यूशन, और इसमें हम ब्लडी संडे के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लडी संडे क्या था। रशिया वाज एन ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब होता है कि जहाँ पे किंग रूल करता है और किंग जो है किसी के पूछ के नहीं अपनी मर्जी से रूल करता है। सो व्हेन किंग स्टार्ट रूलिंग देयर सब्जेक्ट without consulting them on his own, then such rule is called autocracy. Unlike other European rulers, even at the beginning of the 20th century, the Tsar was not subjected to, Tsar जो था वो he was not subjected to parliament, यानी कि पार्लियामेंट था वहाँ पे, लेकिन पार्लियामेंट के जार अपने मर्जी से रूल करता था, पार्लियामेंट से कंसल्ट नहीं करता था। लिबरल इन रशिया कैंपेन टू एंड द स्टेट ऑफ अफेयर, वो चाहता, जो लिबरल्स वो चाहते थे कि राजा सिस्टम हटा दिया जाए और पार्लियामेंट का रूल हो। टुगेदर विद द सोशलिस्ट डेमोक्रेट एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी, ये पार्टी थे वहाँ पे, दे वर्क विद द पीजेंट्स एंड वर्कर्स ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ 1905 टू डिमांड ए कॉन्स्टिट्यूशन।
तो क्या मांगना था लिबरल्स का, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो थे, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी था, ये लोग वर्कर के साथ, पीजेंट के साथ मिलके ये अपने पार्टी को स्ट्रॉन्ग करना बनाए इन्होंने, और बनाने के बाद इन्होंने डिमांड करने लगे कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप होना चाहिए और किंग्स शुड रूल बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन. दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय द नेशनलिस्ट पोलैंड फॉर इंस्टांस एंड द मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया जडीजिस्ट हु वांटेड मॉडर्नाइज इस्लाम टू लीड द सोसाइटी. तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ ये जो सोशलिस्ट थे वही चाहते थे कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो और राजा अपने मर्जी से रूल ना करे, बल्कि बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन करे. और भी कुछ ग्रुप थे जो कि ऐसा डिमांड कर रहे थे. द ईयर 1904 वाज पार्टिकुलरली बैड वन फॉर रशियन वर्कर्स. क्यों रशियन वर्कर्स के लिए ये साल क्यों खराब था? देखो, प्राइजेज ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली दैट द रियल वेजेज डिक्लाइन बाय 20%. हर चीज़ का दाम बढ़ने लगा और इनका सैलरी, इनका जो वेजेज बढ़ नहीं रहा था, तो इसकी वजह से इन्हें सब चीज़ महंगा मिलने लगा और पहले जितना खरीदता था वो कम खरीदने लगे क्योंकि पैसा का वैल्यू कम हो गया था. द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली. अब जब इस तरह से वर्कर्स और पीजेंट्स का जो प्रॉब्लम शुरू हो गया क्योंकि उनके पास पैसा कम होता था और चीज़ों का प्राइजेज ऑफ द गुड्स वर वेरी हाई, तो उन्होंने जो बहुत सारे एसोसिएशन ग्रुप बनाना शुरू कर दिया. When 4 members of the Assembly of Russian Workers, which had been formed in 1904, were dismissed at the Putilov Iron Work, there was a call for industrial action. Over the next few days, over 1,10,000 workers in St. Petersburg went on a strike demanding the reduction of working hours to 8 hours and to increase the wages and improvement in the working condition. तो 3 डिमांड था वर्कर्स का जो स्ट्राइक करे थे 1904 में. एक तो उनका वेजेज बढ़ाया जाए, दूसरा था कि वर्किंग आवर कम करके 8 घंटे कर दो और कंडीशन बेटर को जहाँ वो काम करते हैं. क्योंकि ये जो एक आयरन मिल था, फैक्ट्री था जहाँ पे कि 4 वर्कर को डिसमिस कर निकाल दिया गया था, उसकी वजह से पूरा ऑल ओवर रशिया हम देखते हैं कि स्ट्राइक शुरू हो गया. और उस स्ट्राइक के जो था वर्कर्स क्या डिमांड कर रहे थे कि वर्किंग आवर 8 घंटे ही हो और वेजेज इंप्रूव करो, इंक्रीज करो और जो जिस कंडीशन में काम करते हैं उसको बेटर करो. व्हेन द प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स लेड बाय फादर गप्पोन, ये याद रखना आपको, ये पूछ सकते हैं कि ये चर्च के फादर थे. यहाँ पे फादर मतलब वैसे फादर नहीं, चर्च के ऑफिशियल थे, वो वर्कर्स के साथ थे. रीच द विंटर पैलेस, जहाँ पे जार रहता था राजा. इट वाज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड कॉसॉक, वहाँ के जो आर्मी वगैरह थे पैलेस के या पुलिस थे, उन्होंने इन लोगों पर अटैक कर दिया. ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड 300 वुंडेड. 300 लोग घायल हो गए और इतने लोग मर भी गए. तो द इंसिडेंट को ही ब्लडी संडे बोलते हैं. आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय ब्लडी संडे. सो आपको पहले से बताना है कि स्ट्राइक हो गया था. स्ट्राइक होने के बाद बहुत सारे वर्कर जो थे प्रोसेसन निकाल के विंटर पैलेस जा रहे थे. फादर गोपेन उसको लीड कर रहे थे और पुलिस और जो पैलेस के गार्ड थे उन्होंने अटैक कर दिया. उसमें 100 लोग मारे गए थे, वर्कर्स मारे गए थे और 300 वर्कर्स वुंडेड हुए थे. इसी को हम ब्लडी संडे बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद स्टार्टेड ए सीरीज ऑफ इवेंट दैट बिकम नोन एज, और इसके बाद और भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए. सो ऑल पुट टुगेदर इज कॉल्ड 1905 रेवोल्यूशन. 1905 रेवोल्यूशन. तो याद रखना ब्लडी संडे ही 1905 रेवोल्यूशन था. ब्लडी संडे एक इंसिडेंट था, और भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए थे. एंड ऑल दी पुट टुगेदर आर कॉल्ड 1905 revolution. Strikes took place all over the country and university closed down when the student bodies staged a walkout complaining about the lack of civil liberties. तो वहाँ पे लोगों का लिबर्टी फ्रीडम नहीं था क्योंकि राजा बहुत ऑटोक्रेटिक वे में रूल करता था. कोई भी स्पीच राइट्स वगैरह नहीं थे, तो लोग ये सभी डिमांड शुरू कर दिए कि राइट्स चाहिए हमें. लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स स्टैब्लिश द यूनियन ऑफ यूनियन एंड डिमांडेड ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. और उनका डिमांड था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेटअप करो जो कि रशिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और वो राजा जो है उस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे रूल करे, ना कि अपने मर्जी से रूल करे. ड्यूरिंग द 1905 रेवोल्यूशन द जार अलाउड द केस. अब जार को दबाव में आ गया और जार ने क्या किया कि उसने इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, इसको हम ड्यूमा बोलते हैं, वहाँ का पार्लियामेंट का नाम क्या है, ड्यूमा है. आ सकता है 1 नंबर क्वेश्चन. वो सेटअप किया गया. उसने वहाँ पे एक इलेक्टेड पार्लियामेंट सेटअप किया जिसका नाम था ड्यूमा. फॉर ए ब्रीफ वाइल ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन देयर एग्जिस्टेड ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियन एंड फैक्ट्री कमेटी मेड अप ऑफ फैक्ट्री. तो जब रेवोल्यूशन हुआ ना तो जो वहाँ पे जार था या राजा था उसने थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया और बहुत सारे कमिटीज बनाए गए, बहुत सारे ट्रेड यूनियन सेटअप किया गया. वर्कर्स का यूनियन या फैक्ट्री वर्कर्स का जो एसोसिएशन था वो सेटअप किया गया. आफ्टर 1905 मोस्ट कमिटीज एंड यूनियन वर्कड अनऑफिशियली. लेकिन बाद में इसको बैन कर दिया गया जब ये एक बार सब सही हो गया तो, और ये लोग अनऑफिशियली काम करने लगे. सिंस दे वर डिक्लेयर इलीगल.
severe restrictions were placed on political activity. The Jar dismissed the first Duma. जो पहला ड्यूमा बनाया गया था ना, पहला इलेक्टेड पार्लियामेंट, ये वाला, इसको डिसमिस कर देता है सिर्फ विद इन 75 डेज, और फिर दोबारा से एक ड्यूमा इलेक्ट करता है जिसको हम सेकेंड ड्यूमा बोलते हैं, विद इन 3 मंथ। और इसमें क्या था कि सो ही डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी और एनी रिडक्शन इन हिज पावर। वो नहीं चाहता कि कोई ड्यूमा में जो लोग आए, ऐसे लोग चुन के आए जो कि उसको क्वेश्चन करे या उसके पावर को चैलेंज करे। तो उसने क्या किया कि वोटिंग राइट को चेंज कर दिया, लॉज को चेंज कर दिया, और जो थर्ड ड्यूमा था, उस थर्ड ड्यूमा में उसने ऐसे लोगों को भरा जो कंजर्वेटिव थे, क्योंकि उसने शायद वोटिंग राइट में ये बोल दिया कि जो लोग के पास लैंड वगैरह होगा ओनली दे कैन कंटेस्ट इलेक्शन, सो या क्लर्जी या नोबल्टी, तो इस तरह के लोग ही चुन के आए। और इस तरह लिबरल और रेवोल्यूशनरी जो थे उनको किसी भी तरह से बाहर रखा गया। तो ये था राजा का। तो पहले तो उसने ड्यूमा के लिए एग्री हो गया, ड्यूमा बनाया भी, लेकिन उसको डिसमिस कर दिया, फिर दोबारा से ड्यूमा इलेक्ट किया। थर्ड जो ड्यूमा लाया उसमें ज़्यादातर कंजर्वेटिव लोगों को लाया, जिससे कि कोई उसको चैलेंज ना कर सके। ठीक है, अब हम शुरू होता है 1917 में, 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वार, 14 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू होता है, और उसमें रशिया का क्या सिचुएशन था वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। सो नाउ फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, सो हम देखते हैं इसमें क्या है फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो आपको पता है कि 1914 से 1919 के बीच में हुआ था, और 18 के बीच 1819 तक। ठीक है, सो एंड रशियन रेवोल्यूशन, रशिया का क्या रोल था उसके अंदर, रशियन एम्पायर का। इन 1914 द वार ब्रोक आउट बिटवीन टू यूरोपियन अलायंसेस। कौन कौन से दो अलायंस थे? एक जर्मनी था, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, ये एक ग्रुप में था, जिसको हम सेंट्रल पावर बोलते हैं। ठीक है, याद रखना सेंट्रल पावर कौन कौन से थे पूछ सकते हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की। और दूसरा जो ग्रुप था जिसके अंदर फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, लेटर इटली और रोमानिया भी इसमें ज्वाइन हो जाते हैं, तो ये ग्रुप था दूसरा ग्रुप। सो दो ग्रुप के बीच में हुआ था। पहला ग्रुप में जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की था, दूसरे ग्रुप में उसको हम सेंट्रल पावर बोलते हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, इटली एंड रोमानिया जो था वो एक ग्रुप में था। सो ईच कंट्री हैड ए ग्लोबल एम्पायर। यहाँ पे सारे कंट्री जो थे, चाहे जर्मनी हो, ऑस्ट्रिया हो, टर्की हो, रशिया हो, सारे का अपना एम्पायर था। एम्पायर मतलब होता है कि दूसरे कंट्री कैप्चर करके उस पर रूल करते हैं लोग। एंड द वार वाज फॉट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इन यूरोप। तो ये सिर्फ यूरोप में ही लड़ाई नहीं हुआ था, बल्कि इवन यूरोप के बाहर भी ये लड़ाई हुआ था। दिस वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार था। अब क्या देखते हैं क्या फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो हमने ये देखा कि 1940 से 1918 के बीच में हुआ था। कौन से ग्रुप थे ये हमने देखा, और ये जो सिर्फ यूरोप में ही नहीं हुआ था बल्कि यूरोप से बाहर भी हुआ था। अब देखते हैं कि रशिया का क्या रोल था। इन रशिया द वार was initially popular and people relied around जार निकोलस सेकेंड। तो उस समय जो रशिया का जो राजा था उसको बोलते हैं जार निकोलस सेकेंड था, और इसने रशिया भी इस वार में पार्टिसिपेट हुआ था, पार्टिसिपेट किया था। उस समय शुरू में लोग बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक थे कि हाँ रशिया वार में इन्वॉल्व है और उससे उसको फ़ायदा हो सकता है। एज द वार कंटिन्यूड दो द दार रिफ्यूज्ड टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन ड्यूमा। देखो क्या हुआ ना कि मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको कि ड्यूमा के बारे में। ड्यूमा क्या था? ड्यूमा जो था वहाँ का पार्लियामेंट था, इलेक्टेड बॉडी जो था। ठीक है, और राजा को इससे कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी था कोई भी डिसीजन लेने से पहले, लेकिन राजा ने क्या किया था? कंसल्ट नहीं किया था। राजा ने कंसल्ट नहीं किया और बिना कंसल्ट के डिसीजन ले लिया विथ रिगार्ड टू एंटरिंग रशिया इनटू द फर्स्ट वर्ल्ड वार। सो इसलिए ड्यूमा जो थे वो खुश नहीं थे, सपोर्टर्स वर थिन, और बहुत कम लोग ही सपोर्ट करते थे। एंटी जर्मन सेंटीमेंट रैन हाई। दूसरी बात है कि जर्मनी के खिलाफ जो लोगों का गुस्सा था रशिया में वो भी बहुत ज़्यादा था, जिसे जो हमें देखने को मिलता है कि सेंट पीटर्सबर्ग को ना हमने पेट्रोगार्ड का नाम चेंज किया था। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच सिटी वॉज चेंज, नेम वॉज चेंज टू पीटर्सबर्ग, तो टू पीटरगार्ड फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग। तो पहले सेंट पीटर्सबर्ग था और इसका नाम चेंज करके हम पेट्रोगार्ड रख दिया गया था। अब देखो नाम चेंज करने के पीछे क्या आता है कि लोग जो थे जर्मन के खिलाफ थे, और सेंट पीटर्सबर्ग जो है जर्मन नेम है, तो इसलिए उस नाम को चेंज कर दिया गया। द जारियन अलेक्जेंड्रा, द जर्मन ओरिजिन एंड द पुअर एडवाइजर स्पेशली द मॉन्क कॉल्ड रासपुतीन मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर। और जो ये जारियन अलेक्जेंडर जो था और दूसरा जो था उसका एडवाइज़र जो था मॉन्क रासपुतिन, ये दोनों जो थे
ऑटोक्रेसी को बहुत अनपॉपुलर कर रखे थे, तो लोगों को राजा के पे भरोसा नहीं था। ठीक है, द फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफर्ड फ्रॉम ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ईस्टर्न फ्रंट मतलब क्या होता है कि देखो हमें ऊपर मैप दिया हुआ है, हम उस मैप में देखते हैं एक बार। देखो ये मैप है, तो ये जो है ना ईस्टर्न फ्रंट है, ये पार्ट जो है ईस्टर्न फ्रंट है, इस पार्ट को हम ईस्टर्न फ्रंट बोलते हैं, ईस्टर्न, और ये पार्ट जो है वेस्टर्न फ्रंट है। तो इन दोनों में डिफरेंस था, क्या डिफरेंस था वही यहाँ पे बताया हुआ कि ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट में क्या डिफरेंसेस थे। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि ईस्टर्न फ्रंट में, ठीक है, सो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्रंट समझ में आया ना क्या होता है ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट। जो जर्मनी इटली के ईस्ट में जो कंट्रीज है उनको ईस्टर्न फ्रंट बोलते हैं, और वेस्ट में जो कंट्रीज उनको वेस्टर्न फ्रंट, वहाँ से दोनों तरफ से लड़ाई लड़ा गया था। इन द वेस्ट आर्मीज फॉट फ्रॉम ट्रेंचेज stretched along the eastern France. In the east, armies moved in a good deal and fought battle, leaving large casualties. यहाँ पे क्या था कि सोल्जर जो थे ट्रेंचे में छुप के लड़ते थे, गड्ढे वगैरह में अपने आप को सेव करके। लेकिन यहाँ पे क्या था कि जो रशिया की तरफ से अटैक हुआ था जर्मनी के ऊपर, वहाँ पे ओपन बैटल हुआ करता था ओपन फील्ड में, और वहाँ बहुत सारे लोग मारे गए थे, यानी कि रशिया का जो बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए थे। डिफीट्स वर शॉकिंग एंड डीमोरलाइजिंग। इतने सारे रशियन आर्मी वुंडेड हुए थे या मर गए थे कि दे डाइड फाइटिंग वार, कि लोगों के अंदर एक तरह से डिमोरलाइज होने लगे थे लोग, और दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि रशिया क्यों अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड वार में इन्वॉल्व किया हुआ है। रशियन आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 टू 1916। देयर वर 7 मिलियन कैजुअलिटी। देखो 70 लाख लोग मारे गए, बहुत ज़्यादा सोल्जर्स मारे गए रशिया के बाई 1917। एज दे रिट्रीटेड द रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लिव ऑफ द लैंड। और जब रशियन सोल्जर्स जब हारने के बाद वापस जा रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में जितने भी सारे बिल्डिंग वगैरह ये सब चीज़ को, बिल्डिंग हो गया, खेत हो गए, एग्रीकल्चर ट्रैक्ट हो गया, उसमें आग लगा दिया। क्यों लगा दिया कि जो जर्मन जो अटैक कर रखे हैं ना उनको डिफीट करने के लिए, उन लोग को कुछ ना मिले खाने पीने के लिए, और वो फिर भूखे मर जाए या वापस चले जाएं। इसलिए समझ में आ रहा है ये पॉइंट कि जब रशियन डिफीट होकर वापस आने लगे तो उन्होंने सारे एरिया में आग लगा दिया, खेतों में या जो भी रहने का जगह था सब चीज़। क्यों लगा दिया? क्योंकि जो इधर से जर्मनी से जो सोल्जर्स वगैरह मूव कर रहे थे डिफीट करते हुए रशिया की तरफ, उन लोग आगे जब आए तो उनको कुछ ना मिले। रशियन आर्मी, ठीक है, क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स एंड प्रिवेंट लिव ऑफ। सो द डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स लेड 3 मिलियन रिफ्यूजी इन रशिया। अब देखो क्या हुआ, द सिचुएशन discredited the government and the Tsar. Soldiers did not wish to fight such war. अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ मैप्स के थ्रू कि क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे ये हो गया हुआ, ठीक है। अब रशियन सोल्जर जो थे जब अटैक किए जर्मनी के ऊपर इधर से, तो इन लोग डिफीट होने लगे तो इन लोग पीछे वापस जाने लगे। एक तो 70 लाख सोल्जर्स दे डाइड इन द वॉर। उसको जब बाकी जो बचे वापस जाने लगे तो उन्होंने आसपास के एरिया में खेतों में आग लगा दिया, पूरा खेतों में, घरों में, बिल्डिंग वगैरह, फैक्ट्री वगैरह में, सब में। क्यों? कि जर्मन सोल्जर जो हैं जब मूव करते इनको कुछ ना मिले और ये फिर भूखे मरने लगे, वापस चले जाए, ये उनका सोच था। लेकिन जो एरिया में उन्होंने आग वगैरह लगा दिया, जो एरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया, ये चक्कर में कि जर्मन सोल्जर्स ना मूव करे आगे की तरफ, वहाँ के लोग भाग के क्या चले गए, रशिया में चले गए। रशिया के लोग थे ईस्टर्न पार्ट के, दैट दे मूव टुवर्ड्स रशिया, मेन रशियन लैंड, और वहाँ पे दे स्टार्टेड लिविंग इन द रिफ्यूजी कैंप। तो दिस ऑल्सो मेड द जार गवर्नमेंट अनपॉपुलर, कि बिकॉज ऑफ जारिस्ट गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ जार या मोनार्की, हमें बेघर होना पड़ा, हमें वहाँ जाकर रहना पड़ा। दूसरी बात है कि सोल्जर्स जितने सारे मरने के बाद भी सोल्जर के अंदर भी डिमोरलाइजेशन आ गया था और उन लोग भी अब नहीं चाहते थे लड़ाई करना। सो ऑल दीज वर द सिचुएशन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है। सो वहीं आप बताया 3 मिलियन रिफ्यूजी जाकर रशिया में रहने शुरू कर दिया, और इससे जार अनपॉपुलर हो गया, सोल्जर जो थे अब वो लड़ना मन गए। द वार ऑल्सो हैड अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्री। देखो इंडस्ट्री पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा वार का, कि रशियन ओन इंडस्ट्रीज वर फ्यू इन नंबर एंड द कंट्री वाज कट ऑफ फ्रॉम द अदर सप्लाईज ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बाय जर्मन कंट्रोल ऑफ द बाल्टिक सी। अब जर्मनी जो है धीरे धीरे बाल्टिक एरिया को कैप्चर कर लेता है। बाल्टिक एरिया मतलब ये हो रहा है, देखो मैं मैप में हम एक बार देखते हैं उसको, क्योंकि बिना मैप के हमें समझ में नहीं आएगा। ये देखो बाल्टिक जो सी है, इस एरिया में यहाँ पे इनका जो कंट्रोल होना शुरू हो गया।
तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जर्मनी ने जब बाल्टिक एरिया को कैप्चर कर लिया तो जो रॉ मटेरियल वगैरह आता था इंडस्ट्री के लिए रशिया में, वो आना बंद हो गया। ठीक है, और वो बंद होने के बाद उन्हें उन्हें उनका इंडस्ट्री भी अब चलना बंद हो गया, क्योंकि जर्मन ने पूरा एरिया, ये सारे एरिया कैप्चर कर लिया, पूरा एरिया। तो इस एरिया को कैप्चर करने के बाद इनसे जो रॉ मटेरियल वगैरह आता था सी के थ्रू, वो भी आना बंद हो गया। सो इससे इनका इंडस्ट्री जो था नुकसान में जाने लगा, इनका इंडस्ट्री जो था अच्छे से नहीं चलने लगा। ठीक है, अब देखो क्या हो उसके बाद। तो इस तरह से हम देखते हैं इंडस्ट्री अफेक्ट हुआ, हाँ, प्रोडक्शन कम हो गया। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया देन एल्सवेयर इन द यूरोप। इन 1916 रेलवे लाइन बिगिन टू ब्रेक डाउन। देखो अब रिपेयर होने के लिए उसके जगह पे कोई रिपेयर पार्ट्स नहीं आने लगा, तो उनका जो इंडस्ट्री धीरे धीरे बर्बाद होना शुरू हो गया, रेलवे लाइन ब्रेक डाउन हो गया। एबल बॉडी मैन वर कॉल टू वार, एज ए रिजल्ट देयर वर लेबर शॉर्टेज एंड द स्मॉल वर्क शॉप प्रोड्यूसिंग एसेंशियल्स वर शट डाउन। अब जैसे लोगों को बुलाया गया, क्योंकि मैंने बताया ना कि 70 लाख पीपल मर गए थे, तो आर्मी में शॉर्टेज हो गया, तो लोगों को बोला गया कि तुम लोग जाओ, जाकर लड़ाई वार के लिए उनको रिक्रूट किया गया। और इससे जो था फैक्ट्री वगैरह में जो वर्कर्स वगैरह थे उनकी कमी होने लगी थी, प्रोडक्शन बनना कम हो गया था। लार्ज सप्लाई ऑफ ग्रेन्स वर सेंट टू फीड द आर्मी, और जो भी फूड प्रोड्यूस होता था वो आर्मी को भेज दिया जाता था। फॉर द पीपल इन द सिटीज ब्रेड एंड फ्लोर बिकम स्केयर्स। बाय द विंटर 1960 राइट्स एट ब्रेड शॉप्स वर कॉमन। और इस तरह से वहाँ पे लूट मचना शुरू हो गया, क्योंकि लोगों को खाने पीने को नहीं था, जो भी चीज़ खाने पीने का बनता था वो वार फ्रंट पे भेज दिया था सोल्जर्स के खिलाने के लिए। सो ये सिचुएशन डेवलप हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय रशिया में। ठीक है, सो आप देखते हैं कि लोग ये सिचुएशन से लोगों का क्या रिएक्शन था अल्टीमेटली, एंड दैट रिएक्शन फाइनली लेड टू फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, और जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे जार को हटा दिया जाता है। सो देखते हैं क्या होता है फेब्रुअरी रेवोल्यूशन में। तो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोगार्ड मैंने बताया था कि जो सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज करके पेट्रोगार्ड रख दिया गया था, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जो था जर्मन नेम था, और लोगों का जर्मन के खिलाफ थोड़ा सा उनका सेंटिमेंट बदल गया था पहले से। अब जर्मन के खिलाफ जर्मन को दुश्मन मानते थे, और कोई भी चीज़ जर्मन से रिलेटेड उसको वो बॉयकॉट करना शुरू कर दी, इसीलिए नाम चेंज हो गया था। इन द विंटर 1917 कंडीशन ऑफ द कैपिटल पेट्रोगार्ड वर ग्रिम मतलब बहुत नॉट हैप्पी था, और वहाँ पे लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान थे। द ले आउट ऑफ द सिटी सीम्स टू एम्फेसाइज द डिवीजन एमंग द पीपल। वहाँ पे हाँ, द वर्कर्स क्वार्टर एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा। वहाँ पे कोई नदी है, नदी के बैंक पे ये पेट्रोगार्ड सिटी इस्टेब्लिश है, और वहाँ पे जो सिटी था रिवर है ये मान लो, और रिवर के राइट हैंड साइड में वो सिटी लेबर वगैरह क्वार्टर वगैरह होते थे। ठीक है, द वर्कर्स क्वार्टर एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक, इस तरफ था फैक्ट्री और वर्कर्स होते थे। ठीक है, ऑन द लेफ्ट बैंक वाज द फैशनेबल एरिया, ये था पॉश एरिया था जहाँ पे कि रिच लोग रहते थे। विंटर पैलेस था एरिया, द विंटर पैलेस द ऑफिशियल बिल्डिंग इंक्लूडिंग द पैलेस वर द ड्यूमा मेट, यहाँ पे ड्यूमा वगैरह था इस समय। ठीक है, इन फरवरी 1970 फूड शॉर्टेज वर डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर, और इस तरह से तो खाने वाने की कमी होने लगी, लोगों को फूड वगैरह नहीं मिलने लगा, तो थोड़ा सा इस समय रेस्टलेस हो गया था लोग। द विंटर वॉज वेरी कोल्ड एंड देयर हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रोस्ट एंड हैवी स्नो, और बहुत ज़्यादा फ्रोस्ट और स्नो वगैरह गिरने लगा था विंटर की वजह से। उस समय वैसे भी दिक्कत होने लगता है फूड प्रोडक्शन का। पार्लियामेंट्रियन विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट वर अपोज टू द जार डिजायर टू डिजोल्व द ड्यूमा, और इस समय जो इलेक्टेड गवर्नमेंट को प्रिजर्व करने वाले थे उन्होंने क्या हुआ, देखो पार्लियामेंटेरियन विशिंग टू प्रिजर्व द इलेक्टेड गवर्नमेंट वाज अपोज टू द जार डिजायर टू डिजोल्व द ड्यूमा। देखो जार जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब होने लगता था, तो जार का एक ही तरीका था उस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए कि ड्यूमा को डिजोल्व कर दो और सारा पावर अपने हाथ में ले लो, एंड देन हैंडल द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल एंड विश। और जार यही करने जा रहा था, तो ड्यूमा के लोगों ने उसको अपोज करने लगे, ऐसा नहीं करना है, जार जो भी करेगा लोगों से कंसल्ट करके करेगा। ऑन 22 फरवरी द लॉकआउट टुक प्लेस एट द फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक। उस समय मैंने बताया ना कि नदी के दूसरी तरफ जो फैक्ट्री वगैरह थे, क्वार्टर्स वगैरह थे वर्कर्स के, वहाँ पे स्ट्राइक होना शुरू हो गया। द नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड स्ट्राइक इन सिंपैथी। और फिर बाकी भी फैक्ट्रियों में हम देखते हैं कि लोगों ने अपने लॉकआउट की वजह से जो हुआ था उसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने भी स्ट्राइक कर दिया। इन मेनी फैक्ट्रीज वुमेन लेड द वे टू स्ट्राइक। दिस
केम टू बी कॉल्ड एज ए इंटरनेशनल वुमेंस डे। जो जिस दिन ये हुआ था उसको हम इंटरनेशनल वुमेंस डे बोलते हैं, 8 मार्च को। 8 मार्च जो है उसको आज हम इंटरनेशनल वुमेन डे मनाते हैं। यहीं जो वुमेन ने स्ट्राइक को लीड किया था उसी को ध्यान में रखते हुए ये किया गया था। डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द एंटायर सिटी सेंटर ऑफ द कैपिटल द नेवेस्की प्रोस्पेक्ट। एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वॉज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट। और थे ये जो था प्योरली वर्कर्स का मूवमेंट था, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व नहीं थे यहाँ पे, और प्योरली वर्कर्स जो थे वो खुद ही ऑर्गेनाइज करके स्ट्राइक वगैरह और ये सब प्रोटेस्ट कर रहे थे। और उन लोग धीरे धीरे राइट बैंक से लेफ्ट बैंक की तरफ आ गए नदी के, और वहाँ पे फिर पूरा पेट्रोगार्ड में अपने आप को स्प्रेड कर लिया। डेमोन्स्ट्रेशन dispersed by the evening, but they came back on 24th and 25th. The government called out a cavalry and police to keep eye on them. और धीरे धीरे उन्होंने पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं अटैक कर रहे थे। दूसरे दिन फिर वो चले गए वापस, फिर अगेन अगले दिन भी उन्होंने पब्लिकली डेमोन्स्ट्रेट किया जार के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ कि उन लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, प्राइस वगैरह बढ़ रहे हैं, लोग परेशान हैं, मर रहे हैं। इसकी वजह से बाद में गवर्नमेंट ने आर्मी वगैरह पुलिस वगैरह को वार्निंग दिया कि इन लोगों पे ध्यान रखो, अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं तो ट्राई टू कंट्रोल देम बाय एनी मीन्स। ऑन संडे 25 फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड ड्यूमा। देखो गवर्नमेंट ने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया जो कि राजा चाहता था। पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर। Demonstration returned in force to street on the left bank of the on 26th. On the 27th, police headquarters was ransacked and the street thronged with the people raging slogan about the bread, wage, better hour and democracy. देखो अब क्या हुआ ना कि जब ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया गया तो फिर पॉलिटिकल पार्टी भी इस अपोजिशन में ज्वाइन हो गए। अब क्या था कि डेमोन्स्ट्रेशन धीरे धीरे पूरा सिटी में फैल गया। उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर पर अटैक कर दिया, पूरा लूट लिया उसको। स्ट्रीट पे उन्होंने स्लोगन गाने लगे कि हमें ब्रेड चाहिए, खाना नहीं मिल रहा था उनको, वेजेज इंक्रीज करो, बेटर आवर ऑफ वर्किंग, कम से कम वर्किंग आवर को, डेमोक्रेसी लाने की ये डिमांड करने लगे। द गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड आउट द कैवेलरी। कैवेलरी मतलब होता है कि जो ये सोल्जर्स थे उनको घुड़सवार मतलब जो घोड़े पे सोल्जर्स घूमते उनको बुलाया गया। हाउएवर द कैवेलरी रिफ्यूज टू फायर द डेमोन्स्ट्रेटर। अब देखो आर्मी वगैरह भी अब गवर्नमेंट के खिलाफ चले गए थे, जार के खिलाफ चले गए थे और लोगों को सपोर्ट करने लगे थे। एन ऑफिसर वाज शॉट एट द बैरक ऑफ ए रेजिमेंट एंड द 3 अदर रेजिमेंट म्यूटिनीड। अब क्या हुआ ना कि एक ऑफिसर को मार दिया गया, फिर बाकी जो दूसरे रेजिमेंट थे सोल्जर्स के वो भी गवर्नमेंट के खिलाफ रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर। और ये भी आके इस तरफ मिल गया। अब देखो राजा वीक हो गया, जार वीक हो गया, क्योंकि सोल्जर्स वगैरह भी अब जाके डेमोन्स्ट्रेटर के साथ मिल गए थे। बाय द इवनिंग सोल्जर्स एंड द स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैड गैदर टू फॉर्म ए सोवियत और काउंसिल। उन्होंने फिर बाद में ये लोग सोल्जर्स वगैरह मिलके और जो वर्कर्स वगैरह जो स्ट्राइक करे थे उन लोग मिलके उन्होंने एक सोवियत बनाया, काउंसिल मतलब एक असेंबली बनाया। ठीक है, इन द सेम बिल्डिंग एज द ड्यूमा मेट, जहाँ पे ड्यूमा मीट करता था, ड्यूमा मतलब पार्लियामेंट था, वहीं पे लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने वहाँ पे काउंसिल बनाया। दिस वाज कॉल्ड पेट्रोगार्ड सोवियत, और इसी को हम बोलते हैं पेट्रोगार्ड। आ सकता है कि पेट्रोगार्ड सोवियत क्या था, तो इसको बोलते हैं जो लोग इकट्ठा हुए थे सोल्जर्स वगैरह वो ड्यूमा में इकट्ठा हुआ, उन्होंने काउंसिल फॉर्म किया एंड दैट काउंसिल केम टू बी नोन एज पेट्रोगार्ड सोवियत। द वेरी नेक्स्ट डे द डेलीगेशन वेंट टू सी द जार। आप देखो यहाँ पे जो लोग थे ना, जैसे बहुत सारे लोग उन्होंने इकट्ठा हुए थे ड्यूमा में, ठीक है, ड्यूमा में, और वहाँ से कुछ डेलीगेशन मतलब 10-15 लोगों को भेजा गया कि जाओ जब आप जाके जार से, जार कौन था वहाँ पे, वहाँ का राजा था, उससे बात करने के लिए कुछ लोग 10-15 लोग गए वहाँ पे। वेंट टू सी जार। मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज हिम टू एब्डिकेट। अब जार अपना राजा जो था उसके मिलिट्री हेड थे, उन्होंने बोला कि अब सिचुएशन हमारा कंट्रोल से बाहर निकल गया, आप अपना किंगशिप छोड़ दो, राजा छोड़ दो अब यहाँ से। ही फॉलो, उसके बाद जो उसके मिलिट्री वालों ने एडवाइस दिया उसके बेसिस पे राजा ने 2 मार्च को उसने एब्डिकेट मतलब किंगशिप छोड़ दिया। सोवियत लीडर एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड ए प्रोविजनल मतलब टेम्पररी गवर्नमेंट बनाया इन्होंने, जो लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे उन्होंने, और टू रन द कंट्री, क्योंकि अब राजा तो अपना गद्दी छोड़ दिया था। रशिया फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और फिर उन्होंने एक इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल असेंबली। बाद में वहाँ लोगों का इलेक्शन करवाया गया और इलेक्शन के बेसिस पे मेंबर चुने गए, और वो मेंबर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था वहाँ का कॉन्स्टिट्यूएंट बनाना। पेट्रोगार्ड had led the February Revolution that brought down the monarchy in
तो इस तरह से पेट्रोगार्ड जो था में जो रेवोल्यूशन था उसके बाद से राजा जो था वो अपना पोजीशन छोड़ दिया था, और अब जो था वहाँ पे जो टेम्प्रेरी गवर्नमेंट बना था वर्कर्स का जो काउंसिल था उसका और मिलिट्री वगैरह का, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म किया यूनिवर्सल एयर फ्रेंचाइज के बेसिस पे, एंड फाइनली यही वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दे। सो ये जो चेंज आया था, राजा अपना गद्दी छोड़ना और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनना और नया कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करना, इसी को बोलते हैं हम फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। ठीक है, सो ये हमें समझ में आ गया। लेकिन फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद हुआ क्या, हम उसको भी देखते हैं एक बार कि फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद ऐसा क्या हुआ। आर्मी ऑफिशियल, लैंडलॉर्ड and industries were influenced in the provisional government। अब यहाँ पे क्या था ना कि जो वहाँ पे प्रोविजनल गवर्नमेंट बना था, प्रोविजनल गवर्नमेंट जो बताया था ना हमें कि ड्यूमा में जो लोग इकट्ठा हुए थे उन्होंने एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाया था। इस गवर्नमेंट में लैंडलॉर्ड थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे, और इवन तो ये बेसिकली ट्रूली वर्कर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, ये कमी था प्रोविजनल गवर्नमेंट का। बट द लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट अमंग देम वर्क टुवर्ड्स इलेक्टेड गवर्नमेंट। रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पब्लिक मीटिंग एसोसिएशंस वर रिमूव्ड। जो पहले राजा ने जो लोगों के ऊपर पाबंदी लगा रखी थी कि कोई पब्लिक मीटिंग नहीं करेगा, कोई ग्रुप नहीं बनाएगा, वो सब हटा दिया गया। और ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट था उसमें लिबरल भी थे, सोशलिस्ट भी थे, और इंडस्ट्रीज भी थे, लैंड ओनर भी थे, सब कोई था इसके अंदर। ठीक है, कंजर्वेटिव नहीं थे। अब सोवियत लाइक द पेट्रोगार्ड सोवियत वर सेटअप इन एवरीवेयर दो नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वाज फॉलोड। तो जैसे जिस तरह से ना यहाँ पे इलेक्शन के थ्रू एक सोवियत में असेंबली क्रिएट किया गया था ड्यूमा में, और उसी तरह से उसी बेसिस पे हर प्रोविंसेस में हम देखते हैं कि इसी तरह का असेंबली क्रिएट किया गया। लेकिन यहाँ जो असेंबली था आपका पेट्रोगार्ड में, वो तो इलेक्टेड बेसिस पे था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे। लेकिन दूसरे जो सोवियत क्रिएट किया गया ना, वो इलेक्टेड नहीं था। तो ये भी एक डिफेक्ट था इस गवर्नमेंट का कि देयर वर मेनी सोवियट्स वर क्रिएटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, बट दीज सोवियत वर नॉट elected one, but they might have been appointed by the few people. So in April 1917 the Bolshevik leader Vladimir Lenin returned to Russia from the exile। और जब सेकेंड जब वार चल रहा था उस समय लेनिन जो था, जो कि बोल्शेविक का लीडर था, वो कंट्री से भाग गया था, दूसरे कंट्री में जाके रहना शुरू कर दिया था जार के डर से कि जारों से मरवाना दे। जब रेवोल्यूशन होता है ये वापस आ गया वहाँ से कि अब तो राजा हट गया वहाँ पे। ही एंड द बोल्शेविक had opposed the war since 1914। Now he felt it was the time for Soviet to take over the power। अब देखो शुरू से अपोज कर रहा था कि रशिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नहीं जाना चाहिए। अब जबकि वहाँ पे जार हट गया है, राजा हट गया है, तो वो वापस आ गया और बोला कि अब सोवियत मतलब को सारा कंट्रोल अपने हाथ में नहीं चाहिए, जो असेंबली है वर्कर्स का, पीजेंट्स का। ही डिक्लेयर दैट द वार बी बॉट टू क्लोज, लैंड भी। देखो इसका 4 प्रोमिसेस ने किया था कि वार को ख़त्म कर दो। एक तो पहला कि जो वार चल रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वार, उससे रशिया को विड्रॉ कर लो, जो लैंड जो है वो जो था पीजेंट्स को ट्रांसफ़र कर दो। दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा जो था कि बैंक जो थे वो सारे नेशनलाइज कर दो, यानी कि ब्रिंग ऑल द बैंक्स अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। और दीज 3 डिमांड जो था उसको हम अप्रैल थीसिस बोलते हैं। ये आता है हमेशा क्वेश्चन 2 नंबर का, व्हाट वाज अप्रैल थीसिस। ये अप्रैल थीसिस जो था लेनिन का थीसिस था। इस थीसिस के अंदर वो ये डिमांड कर रहा था कि जो बैंक जो है वो नेशनल मतलब ब्रिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, और लैंड को ट्रांसफर कर दो पीजेंट्स को, और दूसरा था कि रशिया को वार से विड्रॉ करके ट्राई टू गिव पीस टू रशिया। ठीक है। सो ही ऑल्सो आर्ग्यूड दैट द बोल्शेविक पार्टी रीनेम्ड इटसेल्फ एज कम्युनिस्ट पार्टी, और बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल के ये भी उसका एक डिमांड था, कम्युनिस्ट पार्टी रख दो, टू इंडिकेट द न्यू रेडिकल एम्स। Most other in the Bolshevik party were initially surprised by the April thesis. They thought that the time was not yet ripe for the socialist revolution and the provisional government needed to be supported। देखो यहाँ पे कुछ सोशलिस्ट के अंदर ही कुछ, यानी कि बोल्शेविक पार्टी के अंदर ही कुछ ये था, मतभेद था। कुछ लोग बोलते थे कि अभी ये टाइम नहीं आया है कि हम सोशलिस्ट आइडिया को कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट करें, जैसे लैंड टू द टीलर्स हो गया, फैक्ट्री टू द वर्कर्स हो गया, पीस टू द रशिया, ऐसा नहीं है। वो लोग ये मानते थे कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है जो बना है वहाँ पे टेम्परेरी गवर्नमेंट, उसको सपोर्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है अभी। हाँ नीडेड, लेकिन लेनिन का कुछ और सोच था। बट द डेवलपमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ चेंज द एटीट्यूड। लेकिन बाद में जो ये लोग जो थे ना वो चाहते थे कि प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना, उनका भी धीरे धीरे सोच बदलने लगा, और अब उनको लगने लगा कि नहीं जो लेनिन बोल रहा है वही सही है।
through the summer the workers movement spread. In the industrial area, factory committees were formed which began questioning the way industries ran their factory. अब कमिटी जो बने, कमिटी मतलब एसोसिएशन या यूनियन वगैरह बहुत सारे फैक्ट्री में बनना शुरू हो गया, और ये जो फैक्ट्री के यूनियन जो थे मालिकों को क्वेश्चन करने लगी, आप किस तरह से इंडस्ट्री चला रहे हो जिससे कि वर्कर्स को कोई फायदा नहीं हो रहा है. ट्रेड यूनियन ग्रीव इन नंबर. सोल्जर्स कमिटी वर फॉर्म्ड इन द आर्मी. और धीरे धीरे सिर्फ वर्कर्स का ही कमेटी नहीं बन गया बल्कि सोल्जर्स का भी कमेटी बनने लगा. इन जून अबाउट 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू ऑल द रशियन कांग्रेस ऑफ द सोवियत. बाद में धीरे धीरे जितने भी सारे कमेटी थे ना, कमेटी या जिसको हम बोलते हैं सोवियत बोलते हैं, जो कि अलग अलग जगहों पे बनाए गए थे, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों ने बनाया था, उन्होंने अपना ये भेजा, अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजा ऑल रशियन कांग्रेस में, पार्लियामेंट में. एज द प्रोविजनल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर रिड्यूस एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रू. अब देखो इससे क्या हुआ कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट था ना, उसका पावर, अब जिस सोवियत है उससे पूछ के प्रोविजनल गवर्नमेंट रन करना पड़ेगा. तो उनको लगा कि इन सब लोगों का जो बोल्शेविक पार्टी है उनका इंटरफेरेंस की वजह से मेरा पावर जो है कम होने लगा है. तो उसने क्या किया कि स्ट्रिक्ट मेजर उठाने लगे, और इट रेसिस्टेड अटेम्प्ट बाय वर्कर्स टू रन द फैक्ट्री एंड बिगिन अरेस्टिंग देम. और वर्कर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया. फैक्ट्री में जो वर्कर्स का इन्फ्लुएंस था उसको कम करने की कोशिश करने लगे प्रोविजनल गवर्नमेंट जो था. पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज्ड बाय द बोल्शेविक इन जुलाई 1917 वर स्टर्नली रेप्रेस. अब जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो उसको उन्होंने दबा दिया, बहुत लोगों को मारो दिया. मेनी बोल्शेविक लीडर्स हैड टू गो टू हाइडिंग ऑन, और फिर बहुत सारे बोल्शेविक भाग गए, जैसे कि पहले लेनिन भाग गया था, अब और भी लीडर वहाँ से भाग गए. मीनवाइल इन द कंट्री साइड पीछे, अब ये तो था शहरों का कंडीशन, जो वर्कर्स वगैरह थे वो प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ स्ट्राइक वगैरह करने लगे थे, उनके खिलाफ बोल्शेविक गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट मेजर उठाना शुरू कर दिया था. मीनवाइल इन द कंट्री साइड पीजेंट्स हैड एंड देयर सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स प्रेस फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. अब देखो यहाँ पे क्या था कि जो सोशलिस्ट वगैरह थे ना, वो चाह रहे थे कि लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करो. लैंड कमिटीज वर फॉर्म्ड टू हैंडल दिस, और अलग कमेटी बनाएगा गवर्नमेंट का जो कि किस तरह से लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पीजेंट्स में, ये इसको सजेशन देने के लिए. एनकरेज बाय द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन पीजेंट्स सी द लैंड बिटवीन. अब ये उनको लगा कि रेवोल्यूशन हो चुका है, अब उन्हें ज़बरदस्ती लैंड को ज़मींदारों से छीन लेना चाहिए, लैंडलॉर्ड से छीन लेना चाहिए, और उन्होंने गाँव वगैरह में, रूरल एरिया में इस तरह का लैंड को सीज करना शुरू कर दिया कि कमेटी कब अपना रिपोर्ट देगा, कब लैंड मिलेगा, इससे अच्छा कि खुद ही ये सिचुएशन को हैंडल करना शुरू कर दो. ठीक है. सो अब हमारा ये हमने देखा कि वहाँ पे रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ वहाँ पे, किस तरह से जो सोचा गया वो शायद हुआ नहीं. जो रेवोल्यूशन हुआ उसमें जो गवर्नमेंट बना था वो गवर्नमेंट जो था रिच लोग का ही गवर्नमेंट था. अभी भी लैंडलॉर्ड थे, बिजनेस क्लास के लोग थे, इंडस्ट्रीज थे, उनका गवर्नमेंट था, और इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ वर्कर्स का और पीजेंट्स को. तो उन्होंने, और फिर बोल्शेविक का पार्टी लेनिन जो था वो सोच रहा था कि ये गवर्नमेंट जो है वो ट्रू सोशलिस्ट पैटर्न को लाने में आई मीन नहीं ला पा रहा है. तो एक फिर से रेवोल्यूशन शुरू हुआ पीजेंट्स वर्कर्स का, उन्होंने पूरा और उसको सप्रेस करने की कोशिश करी गई. और इस तरह से सिर्फ गांव वगैरह में भी हम देखते हैं, रूरल एरिया में भी फार्मरों ने, पीजेंट्स वगैरह ने ज़मीन को अपने कब्जे में ले लिया, एंड देन दे डिड नॉट वेट फॉर द गवर्नमेंट टू डिस्ट्रीब्यूट द लैंड. सो ऑल दिस थिंग वी सी आफ्टर द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन. सो नाउ विल मूव टू द अक्टूबर रेवोल्यूशन. एक और रेवोल्यूशन हुआ था, एंड विल सी व्हाट इज अक्टूबर रेवोल्यूशन. ठीक है. हम अब 3.2 द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917 सो ये करने जा रहे हैं. और देखें, आपने पहले देखा है कि फरवरी में रेवोल्यूशन हुआ था रशिया में, और फिर कुछ महीनों बाद दोबारा से रेवोल्यूशन होता है. क्या कारण है दूसरा रेवोल्यूशन का? क्या जो रेवोल्यूशन हुआ था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, या सक्सेसफुल होने के बाद भी जो प्रोमिसेस थे वो पूरा किया था कि नहीं किया था? और सो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे. सो लेट अस बिगिन दिस. एज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक ग्रीव, लेनिन फियर द प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड सेट अप ए डिक्टेटरशिप. देखो क्या था, सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो गवर्नमेंट था, प्रोविजनल गवर्नमेंट था क्या? प्रोविजनल गवर्नमेंट था. आपको पता है कि फरवरी में रेवोल्यूशन होता, उस रेवोल्यूशन के बाद रशिया में सोशलिस्ट गवर्नमेंट सेटअप किया गया था, और जिसका जो प्राइम मिनिस्टर था वो केरेंस्की था. उस गवर्नमेंट को हम प्रोविजनल गवर्नमेंट बोलते हैं. उस गवर्नमेंट को हम प्रोविजनल गवर्नमेंट बोलते हैं. ठीक है.
एंड द तो लेनिन जो था वो भी लीडर था बोल्शेविक पार्टी का। उसे लग रहा था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो कहीं डिक्टेटरशिप ना बन जाए, लोगों का जो प्रोमिसेस किया वो पूरा ना करे, कहीं सारा पावर अपने हाथ में ज्यूम करके फिर उसे डिक्टेटर वे में रूल करना ना शुरू कर दिया। सो इन सितंबर उसने बाकी डिस्कशन करना शुरू कर दिया अपने पार्टी के लीडरों से कि हमें किस तरह से बोल्शेविक गवर्नमेंट को टैकल करना चाहिए, किस तरह से बोल्शेविक गवर्नमेंट को हटाना चाहिए। बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, सोवियत एंड द फैक्ट्रीज वर ब्रॉट टुगेदर, और इस तरह से फैक्ट्री और आर्मी में जो लोग बोल्शेविक पार्टी को या लेनिन को सपोर्ट करते थे उन लोग भी सामने आए। ऑन 16 अक्टूबर 1917 लेनिन परसुएडेड द पेट्रोगार्ड सोवियत एंड द बोल्शेविक पार्टी टू एग्री टू द सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर। देखो पेट्रोगार्ड सोवियत जो था उसको उन्होंने कन्विंस किया लेनिन ने, और बोल्शेविक पार्टी को कन्विंस किया कि हमें पावर को कैप्चर करना चाहिए, हमें प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटाना चाहिए, करेंसी की गवर्नमेंट को हटाना चाहिए और हटा के पावर को कैप्चर करना चाहिए। सो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी वाज अपॉइंटेड, एक कमेटी सेटअप किया गया मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी, और वो कमेटी जो था उसका लीडर था लियोन ट्रॉट्स्की टू ऑर्गेनाइज द सीजर। तो एक कमेटी बनाया गया, उस कमेटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि तुम्हें ये सीज करना है, पावर को कैप्चर करना है। द डेट ऑफ द इवेंट वाज केप्ट सीक्रेट, लेकिन कब होगा ये बताया नहीं गया था। अब क्या आता है, द अपराइजिंग बिगिन ऑन 24 अक्टूबर, इसलिए इसको अक्टूबर रेवोल्यूशन बोलते हैं। 24 अक्टूबर को ये शुरू हुआ था। सेंसिंग टेरेबल प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की हैड लेफ्ट, कौन सा, वो पहले वाला प्राइम मिनिस्टर जो था प्रोविजनल गवर्नमेंट का, उसने क्या किया कि आर्मी को समन करने लगा। एट डॉन मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर। अब जो मिलिट्री आया जो गवर्नमेंट का लॉयल था, यानी करेंसी गवर्नमेंट का लॉयल था, वो आके बोल्शेविक पार्टी के न्यूज़पेपर की बिल्डिंग को सीज कर लिया। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स, यानी कि जो गवर्नमेंट के सपोर्टर थे ट्रूप्स के, और सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिस एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस, और भेजा गया कि जो भी ऑफिस हैं गवर्नमेंट ऑफिस है उसको अपने अंडर में ले लेना और विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट करना। इन ए स्विफ्ट रिस्पॉन्स मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी, अब देखो ये था कि मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी कौन था, जो लेनिन ने बनाया था, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था कि पावर को कैप्चर करना है केरेंस्की गवर्नमेंट से। ऑर्डर्ड सपोर्टर टू सीज द गवर्नमेंट ऑफिस एंड अरेस्ट मिनिस्टर्स, इसने बोला लेनिन ने या बोल्शेविक पार्टी या मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ने को ऑर्डर दिया गया कि तुम लोग किसी भी तरह से गवर्नमेंट ऑफिस को कैप्चर कर लो और जो मिनिस्टर उसको सीज कर उनको भी अरेस्ट कर लो। लेट इन द डे द शिप औरोरा सेल टू विंटर पैलेस, अदर वेसल सेल डाउन टू नेवा एंड टुक ओवर द वेरियस मिलिट्री पॉइंट, और धीरे धीरे इन लोग मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी जो थे वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को, गवर्नमेंट मिनिस्टर्स को कैप्चर करना शुरू कर दिए। बाय नाइटफॉल द सिटी वाज अंडर द कमिटी कंट्रोल, कमिटी मतलब ये बोल्शेविक के कंट्रोल में था, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी के कंट्रोल में था। एंड द मिनिस्टर्स हैड सरेंडर, सो इस तरह जितने भी मिनिस्टर्स थे पहले वाले गवर्नमेंट में, केरेंस्की गवर्नमेंट के, उसको उन्होंने सरेंडर कर दिया। एट द मीटिंग ऑफ ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोगार्ड द मेजोरिटी अप्रूव द बोल्शेविक एक्शन, और ज़्यादातर लोगों ने बोला कि बोल्शेविक ने सही किया है। अपराइजिंग टुक प्लेस इन अदर सिटी ऑल्सो, देयर वर हैवी फाइटिंग स्पेशली इन मॉस्को, बट बाय दिसंबर द बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोगार्ड एरिया, और इस तरह से हम देखते हैं कि करीब करीब सारा एरिया जो था वो अब बोल्शेविक पार्टी के अंडर में आ जाता है। ठीक है, सो व्हाट चेंजेस आफ्टर अक्टूबर, अब अक्टूबर रेवोल्यूशन होने के बाद क्या क्या बदलाव आया वहाँ पे वो हम देखते हैं। द बोल्शेविक वर टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, आपको पता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के ये अपोज थे जो बोल्शेविक थे। मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर नेशनलाइज इन नवंबर 1917, नेशनलाइज मतलब दे वर ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, प्राइवेट था गवर्नमेंट हो गया, तो उसको ये भी किया गया, तो ये एक स्टेप उठाया गया था प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म करने का। दिस मेंट दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, लैंड वर डिक्लेयर सोशल प्रॉपर्टी, अब सारे लैंड जो होता है वो समाज का है, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का नहीं है। पीजेंट्स वर अलाउड टू सी द लैंड ऑफ द नोबिलिटी, जो बड़े बड़े जमींदारों के ज़मीन थे उसको पीजेंट्स ने किसानों ने सीज कर लिया और अपने दे टुक ओवर देम। इन सिटीज बोल्शेविक एनफोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेज अकॉर्डिंग टू द फैमिली रिक्वायरमेंट, और जो बड़े बड़े घर थे लैंडलॉर्ड के या रिच कैपिटलिस्ट के, उनके घरों को छीन दिया गया, छीन के उसको पार्टीशन कर दिया गया और फैमिली के रिक्वायरमेंट के लिए छोटे छोटे घर बना दिए गए उसमें। दे बैंड द यूज ऑफ ओल्ड टाइटल्स अरिस्टोक्रेसी, पहले जो था राजा नोबल्स वगैरह का अरिस्टोक्रेसी का टाइटल था उसको हटा दिया गया, क्योंकि इन ऑर्डर टू ब्रिंग इक्वालिटी इन द सोसाइटी। टू असर्ट द चेंजेस न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिजाइन फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल, और अलग यूनिफॉर्म जो पहले का यूनिफॉर्म था वो एक तरह से रॉयल यूनिफॉर्म था या पिछले वाले गवर्नमेंट का यूनिफॉर्म था, उसको चेंज कर दिया गया। फॉलोइंग द क्लॉथ कंपटीशन ऑर्गेनाइजिंग इन 1918 व्हेन द सोवियत हैड
वाज चूजन। तो इस तरह का हैट जो था फिर चूज़ किया गया, जो कि एक सोशलिस्ट हैट था एक तरह से, और ये भी रिप्रेजेंट कर रहा था कि वहाँ पे चेंज आ गया। तो बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम्ड एज रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, उसका बोल्शेविक पार्टी का नाम भी बदल दिया गया। इन नवंबर 1970 द बोल्शेविक कंडक्टेड द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उसके बाद इलेक्शन कराया गया कॉन्स्टिट्यूंट बनाने के लिए, एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चुनने के लिए, लेकिन बोल्शेविक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिला। तो इस तरह से एक सेटबैक था बोल्शेविक पार्टी के लिए। इन जनवरी 1918 द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस द असेंबली, उसको असेंबली को ही लेनिन डिसमिस कर देता है। और उसके बाद वो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वाज मोर डेमोक्रेटिक, उसको लग रहा था कि जो रशियन कांग्रेस है वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है देन द असेंबली इलेक्टेड बाई पीपल। तो डिसमिस करने के बाद इन मार्च 1918 डिस्पाइट अपोजिशन बाय देयर पॉलिटिकल एलाइज बोल्शेविक मेड पीस विद जर्मनी एट द ब्रेस्ट लिटोव्स्क। अब देखो क्या होता है कि आपको पता है कि रशिया जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ रहा था, और उसकी वजह से रशिया में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, पीस नहीं है रशिया में। तो उसने वो जो कि लेनिन ने प्रॉमिस कर रखा था कि जो एक बार रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हो जाता है तो वो रशिया को पीस प्रोवाइड करेगा, और ये तरीका था उसे पीस प्रोवाइड करने का कि अपने आप को वार से विड्रॉ कर लेना और जर्मनी से एक पीस ट्रीटी साइन कर लेना, ठीक है। सो इन द ईयर दैट फॉलोड द बोल्शेविक बिकम ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन था। अब क्या हुआ कि एक ही पार्टी हो गया जो कि बोल्शेविक पार्टी था। ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत विच बिकेम द पार्लियामेंट, अब वो ड्यूमा हट गया, अब ऑल इंडियन कांग्रेस जो था, ऑल रशियन कांग्रेस, वो वहाँ का पार्लियामेंट बन जाता है। रशिया बिकेम वन पार्टी स्टेट, क्योंकि एक ही पार्टी था, बोल्शेविक पार्टी था। द ट्रेड यूनियन जो था वो कंट्रोल में रखा गया, क्योंकि द सीक्रेट पुलिस कॉल्ड द चेका फर्स्ट एंड लेटर OGPUNNKVD, ये सीक्रेट पुलिस बनाया गया जो कि वो लोगों को पनिश करते थे जो लोग बोल्शेविक के खिलाफ थे। मेनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट रिलाइड टू द पार्टी बिकॉज इट स्टूड फॉर द सोशलिज्म एंड फॉर चेंज। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, राइटर थे, स्कॉलर्स थे, उन्होंने सपोर्ट किया पार्टी को, कि उनको लगता था कि सोशलिज्म आ जाएगा, सब कुछ इक्वलिटी हो जाएगा वहाँ पे, अब कोई रिच पुअर नहीं रह जाएगा। आफ्टर अक्टूबर 1917 दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट इन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और बहुत सारे वहाँ पे बिल्डिंग वगैरह में चेंजेस लाए गए। बट मेनी बिकम डिसइल्यूशन बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप द पार्टी इनकरेज, लेकिन पार्टी ने क्या किया कि सेंसरशिप लगा दिया। सेंसरशिप मतलब प्रेस के फ्रीडम पे रोक लगा दिया था। अब कुछ भी छापा जाएगा, कुछ भी प्रिंट किया जाएगा तो गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद ही होगा। तो इस तरह से कुछ रेस्ट्रिक्शन पुट किए गए बोल्शेविक पार्टी के द्वारा, जिससे कि कोई उसको अपोज ना कर सके, ठीक है। सो हम नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं वो 4.1 है सिविल वार। तो क्या होता है वहाँ पे, सो हम नेक्स्ट टॉपिक मूव कर रहे हैं, फिफ्थ पार्ट हम करने जा रहे हैं द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन एंड द USSR के बारे में। सो द एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टी इन यूरोप डिड नॉट होली अप्रूव ऑफ द वे द बोल्शेविक टुक द पावर। देखो आपको पता है कि बोल्शेविक ने फोर्सफुली पावर को एक्वायर किया था और सोशलिज्म लाने की कोशिश करी थी। तो इस चीज़ को बहुत सारे सोशलिस्ट पार्टी जो यूरोप में थे उन्होंने उसको अप्रूव नहीं किया। However, the possibility of worker state fired people's imagination across the world। लेकिन एक चीज़ अच्छा था कि वर्कर जो आज तक एक्सप्लॉइट हो रहे थे उन्होंने अपना स्टेट बनाया, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनाया, और ये चीज़ ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट किया, और उसी के बेसिस पे बहुत सारे कंट्री में कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म किया गया, लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म किया गया। द बोल्शेविक एनकरेज कॉलोनियल पीपल टू फॉलो द एक्सपेरिमेंट। जो बहुत सारे कंट्री जो गुलाम थे उस समय, जो ब्रिटेन, फ्रांस, इनके अंडर में थे, ऐसे कंट्रीज में भी कम्युनिस्ट पार्टी ने इनकरेज किया कि वो लोग भी रिवोल्ट कर सकते हैं और अपने आप को फ्री करा सकते हैं, ठीक है। सो मेनी ऑफ नॉन रशियन फ्रॉम द आउटसाइड USSR पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट। ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन डिड कॉन्फ्रेंस ऑफ ईस्ट पीपल ऑफ ईस्ट वाज हेल्ड 1920 में, और कौन किया था इसको, बोल्शेविक पार्टी ने किया था रशिया के। एंड द बोल्शेविक फाउंडेड कॉमिंटन जो था एक ऑर्गेनाइजेशन था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था सोशलिज्म को पूरा वर्ल्ड में फैलाना। सम रिसीव्ड एजुकेशन इन USSR कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट। बाय द टाइम द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार द USSR हैड गिवन सोशलिज्म ए ग्लोबल फेस एंड द वर्ल्ड स्टैचर। तो क्या हुआ कि जब 1939 में हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होता है और वो कंटिन्यू होता है 1945 तक, तब तक USSR ने
वर्ल्ड में एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करी थी। वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बन गया था, और बहुत सारे कंट्रीज में हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी इस्टेब्लिश कर लिया गया था, एंड दे वर ऑन द वे टू follow the same pattern what was followed in USSR. Yet in 1950 it was acknowledged within the country that the style of government in USSR was not in keeping with the ideals of Russian Revolution. देखो रशियन रेवोल्यूशन में सबको इक्वालिटी लाने की बात करी गई थी, फ्रीडम लाने की बात करी गई थी, और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ जिससे कि लोग जो हैं बेटर लाइफ जी सकें, लेकिन वो सारी चीज़ मिल नहीं रहा था वहाँ के लोगों का। इन द वर्ल्ड socialist movement too, it was recognized that all was not well in the Soviet Union. बाकी सारे कंट्री जहाँ पे सोशलिज्म था वहाँ भी लोगों को लग रहा था कि सोवियत यूनियन में सब कुछ ठीक नहीं है। ए बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम ए ग्रेट पावर। एक इतना बैकवर्ड कंट्री इतना बड़ा पावर बन जाता है, इंडस्ट्री डेवलप होते हैं, एग्रीकल्चर डेवलप होना शुरू हो जाता है, और जो पुअर जो है गवर्नमेंट उनको फ्री में खिला रहा होता है या हाँ। सो बट इट हैड डिनाइड द, लेकिन किस कॉस्ट पे? लोगों को फ्रीडम नहीं मिल रहा था। सिटीजन्स जो थे उनको फोर्स किया जा रहा था कि काम करें जिससे कि डेवलपमेंट टारगेट पूरा हो सके। सो बाय द एंड ऑफ द 20th century द इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ यूएसआर एज ए सोशलिस्ट कंट्री हैड डिक्लाइन, दो इट वाज रिकॉग्नाइज्ड दैट सोशलिस्ट आइडियल स्टिल एंजॉय रिस्पेक्ट अमंग द पीपल। ऐसा है कि हम देखते हैं 90s में कि सोशलिस्ट कंट्री में सोशलिज्म डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, लेकिन अभी भी लोगों के अंदर सोशलिज्म के प्रति एक लगाव था। बट इन ईच कंट्री द आइडिया ऑफ सोशलिज्म वर रीथॉट इन वैरायटी ऑफ डिफरेंट वे। लेकिन अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह से सोशलिज्म को अडोप्ट करने की कोशिश करी गई थी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।